तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग गणित में पढ़ाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या रेलेवेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो विवाद हो जाएगा। किसको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूँ? स्ट्रिक्ट में तो मेरी तरफ से ये सबसे स्ट्रिक्ट टीचर। ऐसे नहीं है कि लड़के 50-50 साल में आज इस तरीके से चमक रहे हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? उसी गंगा बह रही, उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी मतलब वॉमिटिंग। जैसे कोई गांव में आया बुआ का लड़का टाइप, जैसे उसने थोड़ी इंग्लिश बोल दी तो मोहल्ले की सारी लड़कियां मान लो। अच्छा, आप अभी इतनी उम्र में भी पढ़ते तो आप बच्चे ही नहीं है, तो पापा कब तक पढ़ते रहोगे? और मैं जब तक गांव में था, दिल्ली नहीं आया था, तब तक मुझे CGL SSC नाम भी नहीं सुने थे। तो मैं रिया के चक्कर में दिल्ली जा रहा हूँ या मैं रिया के चक्कर में लाइब्रेरी जाता हूँ, तो आज आप रिया के चक्कर में हो, कल को जिसकी नौकरी लग जाएगी रिया उसके चक्कर में कब हो जाएगी आपको पता नहीं चले। तो ये जो मॉक टेस्ट देने का आपको बताया जाता है, ये मॉक टेस्ट का स्कोर बताता है कि मैं सही रास्ते पे है। मैं ऐसे भी तमाम लोगों को जानता हूँ जो लगातार पेपर से एक दिन पहले तक मॉक में 110 स्कोर करते रहे और फिर सीरियल देके आगे सर शिट इस बार भी नहीं हुआ। आपकी इंग्लिश कैसी थी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। बहुत खराब थी। इंग्लिश में ट्रिक्स काम नहीं करती सर, इंग्लिश में काम करता है लॉजिकल चीजों को कनेक्ट करना। अब आज का बच्चा 2 या 3 महीने किसी टीचर पे टिक गया ना, पता नहीं बोर सा हो जा रहा है, उसको नया फ्लेवर चाहिए। आज क्या हो गया सर, बच्चे का दिमाग जाम हो गया है, वो एकदम बस रट रहा है, फिर पेपर में जैसे नया सवाल देगा खत्म। यही मैथ्स के अंदर हो रहा है, यही इंग्लिश के अंदर हो रहा है। जो टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि UPSC अलग कंसीडर करता है सही, SSC अलग करता है, सबका वही है। टॉपर्स जो होते हैं ना, उनकी आप बात सुनोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं। क्योंकि टॉपर खुद 4-5 टॉपर के इंटरव्यू दे के आता है, कैसे जवाब देना है, मुझे कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे बैठना है। एक बहुत समझदार बच्चा था मेरे पास पढ़ने आता था, उसने एक बात कही, वो मुझे हमेशा ध्यान रखी। उसने कहा सर मैथ्स जो है ना वो रीजनेबल सब्जेक्ट है, इंग्लिश रीजनेबल नहीं है। लोगों के साथ दिक्कत है कि उनको लगता है इंग्लिश जो है ना वो केवल याद ही करी जा सकती है, राइट टाइम मारी जा सकती है, इसमें रीजन काम नहीं करता, लॉजिक काम नहीं करता। मेरा पहला जो ट्यूशन था, सबसे पहले 3 बच्चों को मैंने पकड़ा था, 2 बच्चों को, वो मैंने उनको इंग्लिश ही पढ़ाया। मेरा इंग्लिश में चला नहीं, तो हमारी इमेज कभी वैसी बन ही नहीं पाई। तो उनको लगते नहीं, वो क्या है, सिर्फ स्टूडेंट को एक कस्टमर समझ रहे हैं, अपने कोर्स को एक प्रोडक्ट समझ रहे हैं और खुद एक दुकानदार है। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस क्लास में। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि भाई पैसा आया, हमारा धंधा है, दैट्स इट। क्लास में कमेंट देखो, सर मुझे डिस्काउंट दे दो। इतना खराब सा लगता है कि बच्चे देखो हमें दुकानदार समझ रहे हैं, साबुन लेने जाते हैं, इस पर डिस्काउंट दे दो। एक्चुअल में आज के समय में जो कंपटीशन है ना, वो रिपीटर और फ्रेशर के बीच है। CPO का रैंक 1 मेरा स्टूडेंट था, उस बच्चे ने मेरे से बात भी की। मैंने उसको कहा भी बेटा आप आ जाओ, इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर जेन्युइनली एक हीरो है स्टूडेंट्स के। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि आप सैटरडे संडे अगर मेरे पास आए फार्म हाउस पे, तो आपको लगेगा कि मैं वहाँ का कोई विधायक हूँ, लोग मुझे अपनी अपनी समस्या सुनाने आ रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं कि सर देखिए ये मेरी वाइफ का है और सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, इन्होंने इसकी जगह किसी और की ज्वाइनिंग दे दी। तो कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, करोड़ों की जबानी है, क्यों इसे 20 गज के कमरे में इसी तरीके से सुलगाते रहोगे, लाइब्रेरी की छोटी सी कुर्सी पे बैठ के कब तक अपनी कमर और गर्दन तोड़ते रहोगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर व्हील SSC पे। और आज की चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंग्लिश की चर्चा होने वाली है। बेसिकली हम आज पोस्टमार्टम करेंगे इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज का, कि ऐसा क्या हो गया है इंग्लिश में जो इतने सारे धुरंधर अलग अलग तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और फिर भी बच्चा इंग्लिश में 100% स्कोर नहीं कर पा रहा है। इंग्लिश क्यों इतनी कमजोरी बन गया है? क्योंकि सबको बचपन से ही सिखाया जाता है कि भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम बड़े कंफर्ट होते हैं, लेकिन जब प्यार व्यक्त करने की बात आती है फिर हम आई लव यू, आई मिस यू पे आ जाते हैं। तो यानी इंग्लिश जरूरी तो है, और ये चीज SSC को भी समझ में आ रही है। इसीलिए आपने देखा कि CPO में 250 नंबर की इंग्लिश, 250, जो कि आज बहुत महंगी बिक भी रही है आप देख रहे हैं। और उसके बाद अगर आप 250 में अच्छा स्कोर करते हैं और आप रैंक 1, 2, 3 में से कोई भी लेके जाते हैं तो उसकी भी अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। लेकिन सब कुछ बेचने के लिए नहीं होता है, पता है। इंग्लिश बेचने का मतलब है, सिलेक्शन बेचने का मतलब है, रैंक बेचने का मतलब है कि आपने अपना जमीर बेच दिया, और जमीर बेच के अगर अमीर बने भी तो क्या अमीर बनना है, सब लानत है ऐसी अमीरी पे। तो CGL की बात करें तो CGL में भी गणित के साथ या रीजनिंग के साथ पार्शियलिटी हुई, इंग्लिश को ज्यादा महत्व दिया गया। भाई 135 नंबर की इंग्लिश आती है। और एक और कमाल की बात है कि आजकल बच्चे इंग्लिश में 135 नंबर लाने की सोचते भी नहीं है। वो सोचते हैं एक आध गलत भी हो गया तो चलेगा, गणित में 100% आ जाए, रीजनिंग में 100% आ जाए। जबकि आज हालत यह है कि रीजनिंग भी इतनी अटपटी पूछी जा रही है, रीजनिंग से ज्यादा आसान इंग्लिश में 100% स्कोर करना है। तो आज बात सिर्फ इंग्लिश की होगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं बहुत कमाल कमाल के गेस्ट, एक बहुत ही सीनियर टीचर इंग्लिश के, जिन्हें आप जानते होगे 2010 से पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है मुखर्जी नाम,
मतलब काफी पुराने हैं, आप ओल्ड कह सकते हो। तो अंकुल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं, जिनको इंग्लिश के अलावा बातें करना भी ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, इंग्लिश में ही बातें करना पसंद करते हैं। बट हमारा उतना लेवल नहीं है कि हम इंग्लिश में बात कर पाए, तो हम हिंदी में ही बात करेंगे। दूसरे हमारे साथ एक स्मार्टेस्ट गाय ऑफ द इंग्लिश, मिस्टर जयदीप सर हमारे साथ है, जिन्होंने सिर्फ अपनी इंग्लिश से ही नहीं बल्कि अपनी जुल्फों से भी लोगों को कातिल बनाया है। और हमारे साथ गोपाल वर्मा सर हैं, जिनकी अदाएं और जो इनका हंसने का स्टाइल है वो बहुत फेमस है, और इनके इंग्लिश पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अलग है। दुनिया को ये लगता है कि ये नाउन मैं यही सोच रहा था कि इंट्रोडक्शन में अंकुर सर के लिए भी अच्छा कुछ बोल दिया, जयदीप सर के लिए बोल दिया, मेरा लपेटने का नंबर है, नहीं स्टार्टेड। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन के आगे की जो कहानी है वो आज की इस क्लास में हम इनसे निकलवाएंगे। तो सबसे एक एक करके बात होगी, ठीक है। और इन्हीं से शुरू करते हैं कि जब आपने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था तो उसके पीछे ध्येय क्या था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, लाइक मैंने एसएससी की तैयारी की थी, सोचे इंजीनियरिंग की थी, और ये इंजीनियरिंग इंग्लिश में होती है, हिंदी में नहीं। उसके बावजूद भी मेरे लिए एसएससी इंग्लिश क्रैक करना एक चैलेंज था, इतना आसान नहीं था, मतलब कि मैं कहूँ तो हमारे पास एक तरीका होता था कि आप पहले इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर लेते हैं, एक नोट्स बना लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद हम कोई बुक की किताबें खरीद लेते थे। और वो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि किताब से पढ़ के ही वोकैब ठीक की और किताब में ही गलत थी, इसलिए गलत हो गई। तो इंग्लिश की किताबों पे भी उतना ट्रस्ट नहीं था हमारे टाइम पे, 2012-13 में। तो आज तो आप लोगों ने सबने इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख दी। तो मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, और हम एक पूरी प्रैक्टिस की एक एरर की किताब आती थी वो भी पूरी करते थे, उसके बाद भी हमारे 65% नंबर, यानी 200 में 130 नंबर लाना हमारे लिए बड़ी बात होती थी। जबकि पेपर से पहले हमें लगता था हम पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं आते थे। अब जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि सही मायनों में हमने इंग्लिश सही से पढ़ी नहीं। तो वो इस आज सब बच्चे के लिए प्रॉब्लम है, जो बच्चा गांव से आ रहा है, देहात से आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, हम इंग्लिश को पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसकी इंग्लिश करते हैं, तो डबल मेहनत लगती है। तो आपको क्या लगता है कि एक बच्चा जो नया आ रहा है, क्या वो सच में 65% 70% ही स्कोर कर सकता है, या वो ला सकता है 135 में 135? फुल अपने मार्क्स अच्छे ले सकता है, और अगर चाहे तो वो अपना 100% स्कोर भी कर सकता है। उसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इंग्लिश का मतलब ट्रांसलेशन है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, आपकी इंग्लिश कैसी थी, मैं वही जानना चाह रहा और हूँ। बहुत खराब थी। बहुत खराब थी। 10th तक हमें सिर्फ ट्रांसलेशन में टेंसेस सिखाए गए थे, और रह जाता है ही गोस। ओके। हमारा टीचर इतना अच्छा था कि वो हमें शुरुआत में आते ही क्लास में 10-15 सेंटेंसेस देता था, हम उनके इंग्लिश के स्टेटमेंट्स बनाते थे, सेंटेंसेस बनाते थे। उसके बाद वो अपनी किताबें खोली, स्टोरी समझाई, उसकी हिंदी इंग्लिश इसी चीज़ पे। और मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर लगभग सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ के विक्टिम हैं कि उनको सिर्फ ट्रांसलेशन फ्यूज की जाती है कि बेटा इसकी हिंदी ये निकलेगी, अब इस पर रूल लगाओ। और एक इंग्लिश में एक सेंटेंस और पूछा जाता था, पता नहीं आपने जहां से पढ़ा है वानी, कि किसने किस को क्या क्या दिया, इसकी ट्रांसलेशन ऐसे, तंग गड़ी में तंग घोड़े ने तंग सवार को तंग किया। आपने टाइम बताया ऐसा, चौवन्नी घिसते चौगन्नी घिसते घिस गई, ये सब करके टीचर अपना रौला काट लेता था। मतलब इंग्लिश में तो ये श्योर था कि अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो या हरियाणा बोर्ड से, तो आप इंग्लिश का ट्यूशन लोगे ही लोगे। मतलब इंग्लिश बिना ट्यूशन के नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी हार ले भी 10th-12th में 70% 75% स्कोर करना भी बहुत बड़ी बात होती थी। कुछ होते हैं जैसे क्लिश होते हैं, कुछ लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्हीं चीज़ों को रट के कि मुझे ये पता चल गया, अब मैं हर किसी को इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस करूंगा। वो एक मतलब टैक्टिक होती है विन ओवर की, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये दुनिया बिल्कुल अलग है। अच्छा, आप ये कह रहे हो 10th-12th और ये एसएससी इंग्लिश एकदम अलग है? एकदम अलग है सर। यहाँ पर आपके सोचने का तरीका टाइम बाउंड होता है, आपको तुरंत क्वेश्चन में देखते ही एक बार जंप करना पड़ता है, अच्छा दिस इज द मेन पॉइंट जिसकी बेसिस पर मुझे क्वेश्चन क्रैक करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रामर सीख रहे होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में उनको ये गई नहीं कि इसी ट्रिक को मैं क्लोज टेस्ट में भी अप्लाई करूंगा, इसी ट्रिक के बेसिस पे मैं पैराजम्पन को ही बनाऊंगा। बच्चा सबकॉन्शियस माइंड में सोच ही नहीं पाता। तो कॉम्पिटिटिव लेवल पर बच्चे को अपनी उस पुरानी चादर को उतारना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेयर बाय लेयर अपने आप को पुश करना पड़ता है, हर चीज को ट्रांसलेशन वाले उस जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यार आपने मेरे को एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया। मैं आप तीनों से ये सवाल रखूंगा। जैसे अभी क्या था कि मैं भी यूट्यूब पे 3-4 बार गणित पूरी पढ़ा चुका, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार पढ़ने से सारे सवाल तो नहीं हो सकते। हम भी जब सवाल करते हैं तो हम क्या नया करते हैं जो बच्चे नहीं कर पा रहे। तो दिमाग में एक बात आई कि हम कुछ सवालों को ऑप्शन से खत्म करते हैं, कुछ सवालों को लास्ट डिजिट से खत्म करते हैं, कुछ को डिजिटल सम से। फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे एक बैच स्टार्ट किया यूट्यूब पे, अल्ट्रा कैल्सी बैच।
और वो बच्चों ने बड़ा पसंद किया कि भाई ये चीज अच्छी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि इंग्लिश में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने सिलेबस तो खत्म कर लिया है, लेकिन ये भी कुछ चीजें हैं कि ऐसा होता है इंग्लिश में भी कुछ ट्रिक्स हैं कि कुछ सवाल ऑप्शन से खत्म हो सकते हैं, क्योंकि आज पूरा पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में चैलेंज है। आपने देखा होगा सीपीओ के नोटिफिकेशन में ये दिया है इस बार एसएससी ने कि हम आपको सेक्शनल टाइम देंगे, यानी 30 मिनट में आपको इंग्लिश करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते गणित का टाइम बचा लिया तो इंग्लिश को दे दिया, जीएस से बचा लिया, तो अब बच्चे के लिए मुश्किल होगा कि वो पूरा पेपर पढ़ भी पाएगा। तो क्या इंग्लिश के अंदर भी ऐसी ट्रिक है कि कोई सवाल आधा पढ़ के ही हो सकता है या ऑप्शन से हो सकता है, जैसे एक्टिव पैसिव वगैरह में तुम ये ट्रिक लगाते हैं? बाकी में मेरे को ऐसा लगता है जितना ज्यादा आप पढ़ते हो ना तो एक अंदर से फील आते हैं मुझे गड़बड़ इस पार्ट में लग रही है। तो वो 3 सेक्शन है इंग्लिश एक्टिंग। हाँ एग्जैक्टली। अगर मुझे ऐसा सीखा मैंने भी है, अगर लग रहा है मुझे कि बी पार्ट में एरर है, कितनों के साथ ऐसा होता है कि मुझे ये नहीं पता क्या बट ये ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो बंदा इतना ज्यादा ठीक पढ़ चुका है। तो रीडिंग जब आप बहुत ज्यादा कर लेते हैं ना तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं और एरर को एरर की तरह करो। इसके पीछे मैं एक चीज और करेक्ट करना चाहूंगा सर, इसके पीछे सबसे बड़ा जो बच्चा विक्टिम बनता है ना वो न्यूज़पेपर रीडिंग का बनता है। हाँ उसमें और न्यूज़पेपर रीडिंग कर करके जैसे बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए मेरा सिलेक्शन, मैंने बच्चे को कहा भाई खूब सारे मॉक लगाओ, इसी से हो जाता है। मॉक लगाने से पहले की जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, आपने हर एक टॉपिक को गहराई से समझा। सर आप एडजेक्टिव्स में जो चीज पढ़ रहे हो, एडवर्ब्स में जो चीज पढ़ रहे हो, वो चीज आपको प्रेपोजिशन में कहाँ जाकर मदद कर रही है ना, ये टीचर समझता है और एक इंटेलेक्चुअल बच्चा समझता है। और जिसने रटना है उसके लिए सारे ये सिर्फ टॉपिक्स हैं। एज अ टीचर अगर हम अपने बारे में समझे तो हमें ये पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर कनेक्ट होकर आपको बेहतरीन समझा देती है। और इंग्लिश में ट्रिक्स काम नहीं करती सर, इंग्लिश में काम करता है लॉजिकल चीजों को कनेक्ट करना। क्योंकि जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो कहीं पर आर्टिकल दिखाई दे रहा है, कहीं नाउन दिखाई दे रहा है, कहीं एडजेक्टिव, कहीं किसी की कौन सी फॉर्म्स, ये मैटर करता है। तो जो बच्चे ज्यादा रीडिंग पर फोकस करते हैं सिलेक्शन के बाद कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो उससे हो जाएगा, तो वो जचा देते हैं, ये नहीं जच रहा, यहाँ इसकी जगह यार ये आना चाहिए। तो हो सकता है उसका सिलेक्शन तो हो जाए, वो क्वेश्चन तो ठीक बन जाए, लेकिन उसको एक्चुअल में नॉलेज नहीं है इंग्लिश। लेकिन मैंने ये मान लिया बात, आप भी यही कह रहे थे कि भाई इंग्लिश स्ट्रिंग होती है। देखिए ये स्ट्रिंग होती है जो बच्चा शुरू से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है, अब उसने 14-15 साल लगातार जब इंग्लिश पढ़ी हो, और एक बच्चा हमारे जैसा जो हिंदी मीडियम से आया, हमें उसके साथ compete करना है, उसकी स्ट्रिंग हमसे बहुत मजबूत है। अब हमारे साथ क्या है कि हमने एक तो बचपन से इंग्लिश पढ़ी नहीं, अब हम सोचें कि नहीं मैं केवल न्यूज़पेपर पढ़ के और इसकी स्ट्रिंग से कंप्लीट कर लूंगा, वो भी मुश्किल है। और दूसरी चीज ये भी है कि हमें देखिए हर चीज इंटरेस्ट से होती है। भाई मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले जब अखबार आया करता था तो मैं पीछे देख रहा था कि सहवाग की ऐसे बल्ला हाथ में उठाए हुए 309 मुल्तान का सुल्तान, ये सब वहां से शुरू करता था अखबार पढ़ना, मेरा इंटरेस्ट है। आप मुझे सीधे कह रहे हो कि यार तुम इंग्लिश अखबार पढ़ो, तो वो इंटरेस्ट भी तो डेवलप नहीं हो पाता है ना। इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप क्या दोगे, इंग्लिश अखबार तमाम लोग बच्चे लेने भी लग जाते हैं और वो पढ़ा रहता है, उस पर रख के टिफिन खा लिया, ये कर लिया। और तब भी ये मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यार फिर भी उस 14 साल जो बच्चा इंग्लिश लगातार पढ़ रहा है उसकी स्ट्रिंग से कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं इंग्लिश के रूल्स पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश की कोचिंग लगा लेता हूँ, मैं इंग्लिश किताब से सीख लेता हूँ, वो शॉर्टकट है। क्योंकि अखबार पढ़ने में वक्त भी लगेगा, जो वक्त भी तो बच्चे के पास उतना नहीं है। मेरा मानना है बच्चा ग्रामर से स्टार्ट करे और टीचर के साथ करे। अगर हिंदी मीडियम वाला, देखो वो तरीका इंग्लिश मीडियम पे अप्लाई नहीं होगा, तो टीचर ग्रामर में क्या करेगा, उंगली पकड़ के चलाएगा, उसके साथ साथ चल ले। 40% भी ग्रामर का सिलेबस होगा तो वो वोकैब पढ़ेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ वोकैब का मीनिंग एग्जाम्पल के थ्रू निकालना चालू करेगा। बकायदा इसके भाई एल्ट्रुइस्टिक पढ़ लिया और बजा प्रोपकारी, एल्ट्रुइस्टिक प्रोपकारी, ये रट्टा नहीं मारेगा। एग्जाम्पल पढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेज उसकी समझ थोड़ा बहुत समझ रहा है, फिर वही वोकैब अंडरस्टैंड करना चालू कर। यहाँ बच्चा से सोच रहा है इंग्लिश की कोचिंग, हाँ आज ही ग्रामर चालू कर दी, आज ही वोकैब, और मेरा लोंडा आज ही दा हिंदू उठा ले। बहुत दिक्कत आती है, तुरंत मॉक आजकल इसमें बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट के पास ना। आज के समय में मैं कहूंगा जो जयदीप सर कह रहे हैं, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पहले दिन ही वो आपसे आते ही पूछता है अंकुल सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, पहले सर मुझे क्या इंग्लिश आ जाएगी, और 4 क्लास ग्रामर के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत कराओगे। हाँ मुझे इसके अलावा तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। खत्म है सर, आप उन सर की तरह क्यों नहीं पढ़ा रहे, वो तो वैसे पढ़ा। सबसे बड़ी ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है यार। आपने मेरे को दे दिया एक पत्थर की, इसके मूर्ति ही बनाओ भगवान की, मैं बना देंगे। अब भगवान टिक गया तो सही मेरे पास। अब आज का बच्चा 2 या 3 महीने किसी टीचर पे टिक गया ना, पता नहीं बोर सा हो जा रहा है, उसको नया फ्लेवर चाहिए, नया फ्लेवर। फिर किसी और के पास, अरे उस टीचर ने 2-3 महीने में अपने हिसाब से डाला था, सर का अपना लहजा, मेरा अपना, सर का अपना लहजा है। अब आपके लहजे में जो रम गया
आपको पता है ना, उसको तो आप कहाँ दौड़ा दोगे, वो रमने के लिए वक्त ही नहीं है। बच्चा तुरंत इतना मूव कर रहा है। अब मैं मोटिवेट करूंगा किस बच्चे के, रेगुलर तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है। आज आया है तो 2 क्लास मिस करके तीसरी में बैठा है, उम्मीद कर रहा है कि जो 2 क्लास छुट्टी है वो भले ही नहीं ली, आज की समझा दो, आज की समझा। वही मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऑफलाइन के टाइम में सर ये वाला मोटिवेशन होता जो आज ऑनलाइन के टाइम में बच्चों में खत्म हुआ है, तो हम लोग के तो हॉल खाली पड़े रहते। पहले दिन आता 400 बच्चा, हम उस हिसाब से हॉल लेते, अगले दिन वो 20 हो जाता। ऑनलाइन में तो यही हो रहा है कि बच्चा इतना स्मार्ट हो गया, एक तो उसको लगता है कि नहीं लाइव नहीं पढ़ना है। लाइव पढ़ने से पता है डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है। आपको लगता है कि लाइव पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप रिकॉर्डेड पढ़ लोगे, रिकॉर्डेड ना वो पेंडिंग होता चला जाता है, पेंडिंग होता चला जाता है। जिन लोगों को मूवी का शौक होता है वो पहला शो देखते हैं, क्यों? क्योंकि छूट ना जाए, फिर वो रह गया, फिर नहीं हुआ। नहीं, हम जैसे टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, हमारा एक तजुर्बा है, हम कोई भी क्वेश्चन अगर बच्चे को स्क्रीन पर देते हैं, बच्चों इन क्वेश्चंस को बनाओ, जैसे आप कह रहे हैं लाइव में, जो वो लाइव में बच्चा जब दिमाग लगाता है ना, जैसे आपने कोई भी चीज समझ, सही बात है, बिल्कुल। उन क्वेश्चंस पे जब टकराता है बच्चा और वो गलती करता है, और उसको जब हम करेक्ट करके दिखाते हैं तो वो चीज उसको लंबे समय तक याद है। आज क्या हो गया सर, बच्चे का दिमाग जाम हो गया है, वो एकदम बस रट रहा है, फिर पेपर में जैसे नया सवाल देखा खत्म हो गया। यही मैथ्स के अंदर हो रहा है, यही इंग्लिश के अंदर हो रहा है। मुझे आज भी याद है सर, मैं एक आपके जैसी पर्सनैलिटी के टीचर थे, हमें गणित पढ़ाया करते थे। तो पहले के टीचर तो बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, अब गणित पढ़ाते थे, वो देखते थे 4 गणित में तुम बहुत अच्छे थे, डायनामिक्स और स्टैटिक्स का नंबर आ गया तब 6 गणित होती थी। वो देखते थे कि मैं सवाल करने के अप्रोच से, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपके पास इनकी गाइड है? तो मैंने कहा हाँ सर है। उन्होंने इतने अच्छे से पूछा, तो मैंने कहा बोले बेटा कल लेके आना। भाई मैं लेके गया, उन्होंने रख ली और कान पे 2 थप्पड़ लगाए। बोले कि तू जो तरीके कर रहा है ना, ये मुझे देख के पता चल गया था गाइड के, अगर एक भी नया सवाल आ गया ना तो तू कर नहीं पाएगा। और ये सही बात थी, सही बात। तो जब आप गाइड खरीद लेते हो उससे क्या होता है, एक तो आपका पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। गाइड का मतलब यही है कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो कि जैसे सवाल नहीं हुआ तो आपने तुरंत सोल्यूशन देख लिया आगे बढ़ा के। वो जो ये तुरंत देखने की आदत है, जो हमारा धैर्य खत्म है, ये हमें सिखाने में सबसे बड़ी बाधा है। हमें तभी सीख पाएंगे जब हम अपने दिमाग के लिए प्रैक्टिस करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? आप इंग्लिश में थोड़ा सा प्रकाश डालो। हम लोगों ने तो काफी डाल दिया। यहाँ पर ना कुछ अच्छी बातें निकल कर आई हैं, हम तीनों लोगों ने उस पर बात करी है। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि लैंग्वेजेस आर लर्न्ड फॉर लाइफ। जो भाषा सीखी जाती है ना, वो एग्जाम के लिए नहीं सीखी जाती, एग्जाम देंगे उसका बाद खत्म। वो जीवन के लिए सीखी जाती है कि जो भी हम सीखते हैं पुट दैट इनटू प्रैक्टिस, कि बाद में हम उसको ना व्यवहार में लाएं, लिखने में, बोलने में। वो नहीं है लोगों के पास। स्कूल डेज में जब हम लैंग्वेज सीखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं तो सोल पर्पज ये होता है कि हम इतना याद कर लें और इतने समय तक के लिए याद कर लें कि बोर्ड एग्जाम में मार्क्स आ जाए, अगली क्लास में चले जाएं। फिर हमें ये पता भी नहीं होता है कि जो अभी हम इस क्लास में सीख रहे हैं वो आगे हमारे लिए जरूरी होगा कि नहीं होगा, हम उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको सबको पता होगा कि चाहे जीएस हो या इंग्लिश हो या मैथ्स हो, उसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस यूजफुल होते हैं जो आपने 7वीं 8वीं में या 9वीं 10वीं में पढ़े होते होंगे। लेकिन उस समय हमारे पास वो विजन नहीं होता। हमें लगता है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि 9वीं पास करके 10वीं में चले जाएं और 10वीं पास करके 11वीं में चले जाएं। अगर वो पर्पज शुरुआत से हमारे क्लियर रह जाए एकदम से, जैसे अभी इंटरेस्ट की आपने बात की, ठीक है, इंटरेस्ट आएगा कहाँ से? इंटरेस्ट तो जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, या आप उसमें परफॉर्म अच्छा करोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो लैंग्वेज सीखते समय एक तो ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लैंग्वेज आर लर्न्ड फॉर लाइफ, कि भाषाएं जीवन भर के लिए सीखी जाती है, केवल एग्जाम के लिए नहीं सीखे जाते हैं। जब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखोगे ना तो बहुत सी बुरी चीजों से बच जाओगे। एक अपने टर्म यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाने वालों में, एसएससी की इंग्लिश, बैंक की इंग्लिश, सीरियस की इंग्लिश, ऐसे होते हैं। मजाक है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी इंग्लिश रियल है, ठीक है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, दैट कैन वेरी। वो वेरी करता भी है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश अलग से नहीं लिखी जाती। जो टेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि यूपीएससी अलग कंसीडर करता है, सही, एसएससी अलग करता है, सबका वही है। तो हम जब सीख रहे होते हैं तो हमारा फोकस जो है वो होना चाहिए लैंग्वेज पे, एक चीज। दूसरी चीज जो जयदीप सर ने बात याद करवाई कि कई बार हम पढ़ते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि ये सही है, क्यों सही है, बाकी गलत क्यों, वो नहीं पता होता, ठीक है। वो वास्तव में एक एडवांटेज जो होता है ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल मिलता है, क्योंकि अब उन्होंने अपना इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ा नहीं है, उन्होंने अपना एसएसटी भी इंग्लिश में पढ़ा, कुछ इंग्लिश में, मैथ्स भी इंग्लिश में, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का फायदा मिला था। तो ओवर द इयर्स दे हैव स्पेंट सो मच टाइम इंटरेक्टिंग विद दैट लैंग्वेज कि उनके लैंग्वेज इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गए। वो पढ़ के जान जाते हैं सही है गलत है, वो भले ही बता ना पाए क्यों सही है क्यों गलत, नहीं जान जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फुल प्रूफ हो गए। जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें वो लसते हैं, फंसेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में वो फंसते हैं, ठीक है। कॉमन एरर के क्वेश्चन है वो भी फंसते हैं। उनको एडवांटेज जो मिलती है वो कैब में मिलती है,
अनसीन पैसेज में मिलती है और रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेज में मिलती है। क्लोज टेस्ट में भी फंसते हैं क्योंकि उसमें ग्रामर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो उलझ जाते हैं। तो पूरा फायदा उनके पास भी नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जो इंग्लिश पढ़ोते थे गोपाल सर ने याद करवाया तो उनको चुका था करता है, उनके इंस्टिंक्टिव विचारों में कभी डेवलप नहीं हो पाते। मेहनत उन्होंने बहुत करी होती है लेकिन चूंकि अप्रोच गलत होती है तो वो उतना रिजल्ट नहीं आता। मुझे लगता है अनुकुल सर, जब तैयारी करता है कोई भी बच्चा, जैसे मान लीजिए एक बच्चे की एज है 18-19, हाँ। और इसी एज ग्रुप के बच्चे अब हमारे पास आ रही हैं, हाँ। जो यूजुअली पहले दिन यही सवाल पूछते, सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा। एट द बैक ऑफ देयर माइंड वो स्कूलिंग से ही जुड़े हुए हैं अभी भी। हाँ। तो उन बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, वो सिलेबस को सिर्फ सिलेबस की तरह से करना चाहते हैं। उन्हें दूसरी चीज, जैसे स्कूल के सिलेबस में आता है कि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो बच्चे ने कहा ठीक है मैम मैं इसको रट लूंगा, मुझे एज इट इज छापना है। वो हमसे भी मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी हमसे ही एक्सपेक्ट करते हैं सब एज इट इज मिलेगा या नहीं। पेपर के अंदर इंग्लिश में एज इट इज है ही नहीं। नहीं, अगर कोई टीचर ये कहता है ना कि धरती तोड़ दो आसमान फाड़ दो यही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं 99% झूठ है। हाँ, कॉन्सेप्ट सेम होगा, लॉजिक सेम होगा सर। अगर उसमें कोई जबरदस्ती ये कहना एज इट इज होगा तो वो ये थोड़ा सा ना बच्चों में भी अपनी समझ होनी चाहिए कि जब आप प्राइमरी लेवल पे होते हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे स्कूल में इंग्लिश सीख रहे होते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज सीखने का पर्पस और टेक्निक दोनों अलग होता है, सिलेबस भी अलग होता है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने आते हो तो आपको उस अप्रोच को छोड़ने का स्वभाव डाल लेना चाहिए। अगर उसी तरीके से सीखते रहोगे तो 12-15 साल स्कूल में सीखते रहे, सीखना क्या होता है, इंग्लिश आई गई होती, नहीं आई ना, तो इसका मतलब अब हमें अलग अप्रोच की जरूरत है। यहाँ पे सिलेबस अलग है, यहाँ पे पर्पस अलग है, ठीक है। तो वो अप्रोच भी डेवलप करनी चाहिए कि हम लैंग्वेज को समझने का स्वभाव डालें बजाय कि ट्रांसलेशन का ही है। और मुझे लगता है जब इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इन सर्विस दिमाग में रहना चाहिए कि नौकरी लगने के बाद तो काम ही इसी लैंग्वेज से चले। हाँ। बिल्कुल। बट देहात में अगर जाए ना, जिस लेवल का बच्चा अपने पास ज्यादा होता है, वहां वाकई में वो वही चलता है सर, मैं लेटर लिखता हूँ, मैं लेटर नहीं लिखता हूँ, क्या मैं लेटर लिखता हूँ, क्या मैं, ऐसे करके उन्हें सेंटेंस रटाए गए। उन बच्चों को क्या करोगे। और एक और देखना ही, हम आप लोग जो नोट करोगे, बच्चा जिसकी कोचिंग करता है ना, कोचिंग स्टार्ट करने से पहले उन्हीं में सिलेक्टेड टॉपर्स का इंटरव्यू देख लेता है। टीचर हर में गया, जो टॉपर ने बोला ना उसको फॉलो करेगा। जब अच्छा उसने हाँ है जो जिससे बुलवाया जा रहा है बोलिए ना, उससे बुलवाया जा रहा है टॉपर से। तो ये नहीं बुलवा सर, टॉपर वो इंसान है जो बहुत जगह पर घिस चुका है। और यार देख बात बता ना, किसी बच्चे के लिए एमटीएस निकालना भी यूपीएससी के समान हो सकता है। भाई आपके 6 घंटे मेरे 12 घंटे के बराबर हो सकता है। मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा आगे। वो कह रहा है मैंने मोक लगाए 70 का, तो अच्छा 70 मोक लगाने थे, वो उसी पे चल रहा है। मोक कब लगाने चाहिए वो बच्चा थोड़ा बताएगा। वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, वो इंग्लिश में उसके अच्छा नंबर है। अब हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले की टेक्निक क्यों अपना रहा है? आई तेरे को लिख लिख के वो क्या याद हो गई तेरी मेरे मन में एक तो सही सर, मुझे तो लगता है कि आजकल बच्चों को टॉपर्स को फॉलो करना भी बंद करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है सर। अच्छा आपको उत्तर तमिल आता है क्या? मैंने 5 बार सीजीएल निकाला, मैं कभी मॉक नहीं देता था। एक चीज हमारे टाइम पे ऑनलाइन तो होता नहीं था। उन्हें तो मॉक दिया ही नहीं कभी। एक मैंने चीज और नोटिस की, मैं कई बार बच्चों से मजाक में कह भी देता हूँ, टॉपर्स जो होते हैं ना उनकी आप बात सुनोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि फिलोसफी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अनरिलेटेड सी बातें करते हैं। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है रैंक 1 लाना। सर पता है वो ऐसा क्यों है? जो करा वो बताएंगे नहीं, क्योंकि टॉपर खुद 4-5 टॉपर के इंटरव्यू देके आता है, कैसे जवाब देना है, मुझे कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे बैठना है, उसकी रेफरेंस इसी चीज से ना एक वही याद रहता है, उसी को बोलता है। एक सवाल कनेक्टेड है और ये सवाल सिर्फ अभिनय सर से ही पूछूंगा मैं। सर ये बताओ कि मतलब ऐसा क्यों है कि कोई भी बच्चा जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है, ठीक है, उसके ऊपर मैथ्स इतना हावी क्यों होता है? ये लोग करते हैं। अच्छा मैथ्स हावी क्यों होता है? इतना ज्यादा हावी वो क्या है कि अच्छा सर अगर कहेंगे तो आज से 5 साल पहले तक तो जरूर था, जब 250 नंबर की गणित आती थी और गणित का भी अपना एक लेवल होता था, इंग्लिश का भी लेवल होता था। मैं अगर आज से 10 साल पहले की बात करूं तो 2013 में एक अच्छा इंग्लिश पूछी जाती थी। मेरे पास दूसरा जवाब है। एक तो मैथ्स के टीचर्स के जलवे, ये पहला को दूसरा क्या होता है कि जैसे मैथ्स है ना, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का, वो उससे रिलेट जल्दी कर लेता है। एक बहुत समझदार बच्चा था मेरे पास पढ़ने आता था, उसने एक बात कही, वो मुझे हमेशा ध्यान रखी। उसने कहा सर मैथ्स जो है ना वो रीजनेबल सब्जेक्ट है, इंग्लिश रीजनेबल नहीं है। लोगों के साथ दिक्कत है कि उनको लगता है इंग्लिश जो है ना वो केवल याद ही करी जा सकती है, राइट टाइम मारी जा सकती है, इसमें रीजन काम नहीं करता, लॉजिक काम नहीं करता। मैथ्स में क्या है, वो किसी भी मीडियम का कैंडिडेट है,
2 जमा 2 4 बेटा। इवन हिंदी मीडियम वालों की ज्यादा अच्छी मैथ्स कई बार होते हैं। बहुत कई यार नहीं तेईस का गुस्सा है मैथ्स। स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स बता रहे थे ना, ये मैं पढ़ा, मेरा +2 तो पीसीएम से ही था। अच्छा कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारी हमने पढ़ी, तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी। लेकिन मजे की बात है मैं इंग्लिश पढ़ा था, ठीक है। तो मैथ्स जो है ना वो रीजनेबल सब्जेक्ट है, बच्चों को जल्दी समझ में आए। पहले शुरू से ही मैथ्स पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया था, पहले मैथ्स नहीं नहीं, इंग्लिश से शुरू। मैंने इंग्लिश से शुरू किया। मेरे साथ एक बड़ी अच्छी, मैंने इंग्लिश से शुरू की थी और मैं ग्रामर पढ़ा था, तो मेरी ग्रामर बहुत अच्छी थी, मुझे लगता था। मेरा पहला जो ट्यूशन था, सबसे पहले 3 बच्चों को मैंने पकड़ा था, 2 बच्चों को, वो मैंने उनको इंग्लिश ही पढ़ाया। मेरा इंग्लिश में चला नहीं। मेरे साथ एक चीज जो इंग्लिश में अच्छी हुई कि मैं जब पढ़ता था इंटर कॉलेज में, तो मेरे प्रिंसिपल थे त्रिपाठी सर। वो जैसे अभी ये सर बता रहे हैं ना कि पढ़ा देते हैं, चुका है, ऐसे उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया। वो भी गाइड के अगेंस्ट थे। वो टेक्स्ट बुक मंगवाते थे हमसे और टेक्स्ट बुक पढ़वाते थे, फिर अपने आप ही समझाते थे। पढ़ते हम थे और वो हमें समझाते थे। तो उन्होंने कभी गाइड की आदत नहीं डाली। और जो एक लॉजिकल सरकारी स्कूल से, तो वो जो लॉजिकल अप्रोच मेरी बनी ना, उस समय की टीचर्स गजब हुआ करते, आज भी है। यार नहीं, पुराने के पास हक भी तो था, कूटते थे, मारते बहुत अच्छे थे, डांटते थे। बहुत ढंग से। बट हमें इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ सर कि हम जिस स्कूल से पढ़े थे उसी से हमारे पिताजी भी पढ़े थे, तो हम ज्यादा सवाल जैसे ही पूछते थे तो मास्टर, मैं कहता हूँ कि हमारे पिताजी का पढ़ाई लिखाई से ज्यादा लेना देना नहीं था, तो हमारी इमेज कभी वैसी बन ही नहीं पाई। वो हमारे पिताजी से जोड़कर ही हमें देखा गया। तो तू बैठ बैठे, तेरा बाप भी ऐसी करता था, बैठ तेरा बाप भी ऐसी करता था। कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर पूछना शुरू किया तो उसी चीज से जोड़ दिया। नहीं यार देखो, स्कूल टाइम में जिनके टीचर जिस सब्जेक्ट के अच्छे रहे ना, उनका आज तक वो सब्जेक्ट जिन्होंने दिल से पढ़ा है। सही बात है, सही। हमारे सोशल साइंस के टीचर थे, तो वो क्या करते थे, लिख लिख के पढ़ाते थे। उस टाइम पे तो सब गाइड वाइड से अंडरलाइन करा के टाइम पास करा देते थे, वो लिख लिख के रजिस्टर बनवाते थे। तो आज मुझे पता चल रहा है कि आज भी मैं सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहा हूँ ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मेरे बेसिक क्लियर है। इसलिए जिन के मैथ्स के बेसिक क्लियर है वो धुआं उतारता है, और जिनके नहीं है अब करने पे आ जाए तो भाई उनके लिए पहाड़ खड़ा है। इसलिए, और मैथ के सवाल का जवाब रह गया। हाँ, गोपाल सर, मैं उसी पे आ रहा था। और एक और ये सवाल है, ये मैथ्स में सारे टीचर्स की क्लास अलग अलग वेरी क्यों कर रही है, मेरे को नहीं पता। किसी की एडवांस की 100 क्लास है, किसी की 350 है। ये बच्चा कहाँ कुएं में कूदे, बिल्कुल दो गई। ये भी सोचने वाली बात है ना क्या। अच्छा, 100 हम लोगों के साथ नहीं है ना, भाई इसको जिंदा छोड़ोगे तभी तो कहीं जाएगा। कहीं ना कहीं मैथ्स का विक्टिम है बच्चा है। देखो सर, बात क्या है ना, आज के समय में ये तो सर पिछले 2 साल से जीएस ने थोड़ा सा बच्चे की मतलब इंटरेस्ट जगाया, दिखा दी है कि जो जीएस है वो भी मैटर करती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने बड़ा सही सवाल। बार सीजीएल 2024 में आप देखोगे तो अब की बार इंग्लिश ने ये बच्चों को समझा दिया कि बेटा या तो समझ के आप पेपर में। बिल्कुल 2025 में अभिनय सर अपनी बात रखेंगे, उससे पहले एक छोटी सी चीज यहाँ पे हम लोगों को याद करनी जरूरी है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे मतलब मुखर्जी नगर में, जब आप फीस नहीं कम करते थे, बिल्कुल हाँ, तो उस समय मतलब इंस्टीट्यूट्स में क्या हुआ करता था, आवर्स फिक्स हुआ करते थे, कितने आवर्स पूरा करना है। कितने होते थे किसी के याद 55 60 55 to 60 ऐसा ही 60 मान लेते हैं। 60 आवर्स में इंग्लिश का पूरा सिलेबस पास करना होता था। रैंक होल्डर्स उनमें से भी निकलते ही थे। आज की टाइप देखो, ऑनलाइन में सिलेबस कितना पढ़ाया जा रहा है, 500 आवर्स, 300 आवर्स। ये बच्चों को हेल्प कर रहा है या उसके लिए बर्डन बन रहा है? एक्चुअली क्या है, जो 55 पढ़ा रहा था तो एक टीचर को लगा मैं अपने आप को अलग कैसे दिखाऊं, मैं 70 पढ़ा रहा, घंटे ज्यादा पढ़ा। बिल्कुल। सर वाले को लगा 90। देखो सर, बात ऐसी है कुल मिला के, आईफोन आया 6, बीच में एक बटन था, 7 आया बटन था, फिर थोड़े थोड़े चेंज हुए, फिर बटन हट गया, लेकिन और चेंजेस हुआ, अब वो आ गया। तो जब आप किसी भी चीज को अपडेट करते हो तो कुछ कुछ चीजें तो घटती चली जाती है। अब आप कहोगे यार अब आईफोन में बटन नहीं आया, आज का बच्चा जो हमसे बात करता है एसएससी वाला, उससे आईफोन में पूछे, मैं नहीं लूंगा आईफोन, उन्होंने तो बटन हटा दिया। अरे बटन हटा के कुछ और लाएं। जैसे आप देखो तो PYQS की किताबें आती थी, हमारे टाइम पर आती थी 2000 सवाल की किताबें। टीचर्स में कंपटीशन आया गणित वालों में, उन्होंने कहा हम 4000 की निकालेंगे, 4000 वाले की ने बोला 5000 की निकाले। सवाल तो हर साल बढ़ेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी ये भी थी कि आप अपडेट कर रहे हैं। आप बच्चे पे बर्डन ना बने कि आपने 10,000 सवालों की किताब निकाल दी, मैंने 8,000 TCS के सवाल निकाल दिए। उस 8,000 में क्या है, 80 सवाल तो बिल्कुल एक जैसे हैं, हर टॉप बिल्कुल। तो आपने बच्चे पे बर्डन बन गया। इतनी मोटी किताब देके कहते हो अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं, आएगा नहीं, गणित A to Z में पूरी अंग्रेजी है। तो गणित के टीचर्स ने ये मिस्टेक की है और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन से दूर रह जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, मैं किसी बच्चे को 700 घंटे गणित पढ़ाऊं तो वे, और मैं उसको एकदम अपना उसको दिखा के गणित की वैल्यू,
वो गणित में बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ गलत कर दिया, विश्वासघात कर दिया। उसको मैंने इंग्लिश पढ़ने का तो टाइम ही नहीं छोड़ा, मैंने उसको जीएस पढ़ने का तो टाइम ही नहीं छोड़ा। जब गणित 250 नंबर की आ रही थी, तब अगर मैं 500 घंटे 600 घंटे पढ़ा भी रहा था तो वर्थ थी। अब गणित अगर उतनी कम आ रही है तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि भाई मेंस के अंदर अभी रीजनिंग और जीएस भी पूछी जा रही है, बच्चे को वो भी पढ़नी है, तो मुझे गणित उस एक्सटेंट तक ये पढ़ानी है कि उसका कवर भी हो जाए और वो बाकी सब्जेक्ट्स को भी समझ जाए। तो वो अपडेशन नहीं किया टीचर। तो एक बात बताओ, कंप्यूटर को तो बच्चा टच भी नहीं कर कितने बच्चे फेल हो जाते इसी के चक्कर में देख के आ रहे बच्चे सारे मैथ्स में लगा रखे तुम लोगों। जो तुम फिर ये टॉपर क्लेम करते हो सीपीओ में भी, हाँ, ये जिसमें इंग्लिश इतनी वेटेज है और यहाँ इंग्लिश वाले शांत बैठे, तुम कूद लो नाच लो, तो तुम जो बच्चे तुमने फेल कराए हैं मैथ वालों में, उनकी जिम्मेवारी क्या लेगा? कह सकते इंग्लिश वालों में पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े मीटअप कर इंग्लिश वाले 35 लाख मीटअप इंग्लिश वाले बड़े शांत हैं और इंग्लिश वाले इस चीज को जानते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ हमारा मर्यादित व्यवहार रहता है। ठीक है ना। मैथ में क्या है ना सर, सुन लो, जिसमें वोकाली तार दी, देखो सर आप मैं ही सकते हैं, हम कैसे पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। जिसमें वोकाली तार दी ना, जिसने वोकाली तार दी, मैं बैंकेट लगा रहा हूँ भाई साहब, 2 दिन पहले बच्चों को बुला के बिठा रहा हूँ, ठीक है, फिर उनको फीड किया जा रहा है, ठीक है, 4 दिन बाद वो बच्चे फिर दूसरी जगह जाके इंटरव्यू देते हैं और फिर वो सारी कहानी बताते हैं। हमें तब पता चलता है कि अच्छा ये कहानियां चल रही है। एक बच्चा था, टॉपर था, नाम तो, और बच्ची थी, गुड़िया थी। सारा डेटा अपने स्टूडेंट सही है। अब सेमिनार में बुलाने का जिक्र आता ना, उनको एक रात पहले होटल कराया था, 5 पढ़ा रेडी। हाँ, सामने लोगों ने पर्दे के सामने बैठा के आपको ये बोलना है, और बच्चा एकदम, बच्चा तो तेज तरार होता है, सिलेक्टेड है, अब बोलने की जरूरत नहीं, तो अपने आप बोल दे, वो अपना स्मार्ट हो देख के सीधा ऐसे बोल दिया। फिर हम वहां पे क्यों, और बच्चा सर ने कहा था क्योंकि वो आपका बच्चा है ना सर, और आपसे मिल रहा है, पहली बार मिल रहा है, आपका इतना इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, जो कहोगे ना वो बेचारा, कई बार तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अंडर प्रेशर बोल जाता है बेचारा, अंडर प्रेशर, बाद में उसकी देशभक्ति जगती है। क्यों जगती है? क्योंकि खून पसीना तो इंग्लिश वालों ने भी बहा है यार सीपीओ में, अगर लायक बना है वैसे भी वो हमारे पास आता है। नंबर की इंग्लिश आती है ना, 250 नंबर, और कहाँ गणित 50 नंबर की, तो ये सब बड़ा गलत भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि सीसीपीए की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई एक बच्चा आपसे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाए, then you cannot use the photo, use the name of that guy on your coaching banner. आप अपने कोचिंग बैनर में उसका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा तमाम बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन पे सिर्फ इसीलिए जुर्माना पड़ा कि पहले 3 लाख का पड़ा, फिर 5 लाख का पड़ा, कि भाई आपके यहाँ अगर इसने इंटरव्यू किया है तो आप इसे अपने पूरे बैनर पे इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि आपका स्टूडेंट है, क्योंकि इससे और लोगों को भ्रम हो रहा है कि आपके यहाँ से ही बच्चा पढ़ के सिलेक्ट होता है। तो ये चीज गलत हो रही है। लेकिन हम शिक्षक होते हुए हमारी कोई नैतिकता नहीं बची है। ऑनलाइन में आज हम ये कहते हैं कि बच्चा बड़ा खराब हो गया है, टीचर को सम्मान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा टीचर्स वो नौबत लेके आए हैं, ऐसे ऐसे टीचर आ गए जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया ऑनलाइन इंडस्ट्री में। आपने देखा कि टीचिंग और शिक्षा का जो उन्होंने एकदम निचले स्तर पे ले आए। आप देखिए आज इतनी बड़ी बड़ी राजा बनने से लेकर तमाम ज्ञान देने वाले शिक्षक, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया, और बच्चा भी यही समझता है। वो जो आपका डायलॉग है कि गेहूं में घुन पिस जाता है, उसमें फिर सारे शिक्षक सारे अब इसमें पता है दर्द किसको होता है? ऑफलाइन वाले को। जो हमें क्यों दर्द है? क्योंकि हमने कमबख्त बहुत सम्मान पाया है। जब घुसते थे क्लास के बीच में ऐसे बच्चा और ऐसा, वो चीज हमने देखी है तो हमें दर्द है। लेकिन जो ऑनलाइन में ही बन पे, उनको इस चीज, उनको लगते नहीं, वो क्या है, सिर्फ स्टूडेंट को एक कस्टमर समझ रहे हैं, अपने कोर्स को एक प्रोडक्ट समझ रहे हैं, और खुद एक दुकानदार है। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस क्लास में। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है कि पैसा आया, हमारा धंधा है, दैट्स इट। हम लोगों के लिए ये होता था कि अगर किसी स्टूडेंट ने हमें आंखों में आंखें डाल के कहते कि सर मैं फीस नहीं दे पाऊंगा, आधी फीस दे पाऊंगा, तो उसके बाद हमारी हिम्मत हम उसको जवाब दे पाए कि नहीं बेटा। हम इन चीजों को इग्नोर किया करते थे, फीस की बात। आप याद करो, एक बात बताओ, 2012-13 में कभी पोस्टर्स पे फीस होती थी लिखी हुई? नहीं सर, नहीं होती थी ना, कभी फीस नहीं होती थी पोस्टर्स पे। आज ऑनलाइन के दौर में आप देखो कि पोस्टर्स पे फीस लिखनी पड़ती है। बच्चा सबसे पहला सवाल, आप 400 रुपए फीस रखोगे, बच्चा क्या करेंगे? बच्चा भी उसी तरीके का डिस्कशन कर रहा है। क्लास में कमेंट देखो, सर मुझे डिस्काउंट दे दो। इतना खराब सा लगता है कि बच्चा देखो हमें दुकानदार समझ रहे थे, साबुन लेने जाते हैं, इस पर डिस्काउंट दे दो। बच्चा खूब टीचर से उस तरीके से बात कर रहा है। पहले इन चीजों के लिए एक रिसेप्शनिस्ट या एक मैनेजर होता था। टीचर और बच्चों के बीच में ये सब चीजें नहीं होता। जो बच्चा पहुंच गया तो फीस ही मना करवा देता था। कहता नहीं यार, ये होता था। वो जो एक रिश्ता है ना, वो ऑनलाइन में खत्म सा हो चुका है, खराब सा हो चुका है, कि बच्चा भी वैसा हो गया, शिक्षक भी वैसा हो गया। बच्चा कह रहा है टीचर इतना, बच्चा सीधे हिसाब लगा लेता है। आपने 400 रुपए का बैच लॉन्च किया,
अगर 10,000 भी एडमिशन इसके बैच में हुए होंगे, इसने इतने कमा लिए, बच्चा इस तरीके के कमेंट करता, बच्चा आपका हिसाब किताब लगा रहा है। तो ये सब चीजें हैं कि एजुकेशन का स्तर तो बहुत गिरा है और उसमें शिक्षकों का भी बहुत बड़ा रोल है, बट मुझे लगता है कि इसको अभी भी ठीक किया जा सकता है। अभी भी बहुत सारे अच्छे शिक्षक बचे हैं। लेकिन मैं आप कुछ कह रहे थे? ऑनलाइन जो है ना, दो धारी तलवार है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है। दोनों ही हैं। एक बहुत सा बच्चा था जो वास्तव में अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। मुखर्जी नगर में आके रह के पढ़ना तो मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल। पहले तो फीस ही महंगी होती थी, और फिर रहना और खाना 30-35 हजार रुपए फीस मान लो पूरे कोर्स की, और फिर वो यहाँ पर रहेगा तो 15,000 महीने, उसके बाद जाने साल भर भी रह गया तो 2 लाख पार कर जाएगा। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ऑनलाइन से क्या हुआ कि उसको एक्सेस मिल गई कि वो भी पढ़ सकता है, गोपाल सर से पढ़ सकता है, जयदीप सर से पढ़ सकता है, विनय सर से पढ़ सकता है। तो ये तो फायदा होगा। वो तो एक्सेस का फायदा, नुकसान जो उठा रहा है वो इनसे हुआ क्या है? जब हम ऑफिस इसको इंग्लिश में टेस्ट है तो 4 टीचरों से पढ़ रहा है। ये नुकसान भी कर रहा है। ऑफलाइन में क्या होता था, बच्चा एक ही फीस अफोर्ड कर सकता था, आया एक जगह जो उसको कट गया और भरोसा किया। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को भी, और मैं हमेशा याद भी रखता हूँ कि ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है। हाँ। तो जो बच्चा, जैसे मान लीजिए इंग्लिश के लिए अगर वो उसने अपने लिए 4 खुदा खड़े कर दिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अब चारों को अगर वो फिल्टर करेगा ना तो सारा 19-20 का ही फर्क निकलना है सर। और मैं ये जानता हूं कि हर एक टीचर लगभग उतनी मेहनत कर ही देता कि इतने से आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। सारा गेम कहाँ पर होगा ना सर, लुभावने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस का स्कोप खत्म हो गया है। बच्चा सेल्फ प्रैक्टिस पर पूरी तरह से जा नहीं पा रहा है। अच्छी किताबों की जगह प्रोमोटेड किताबें बच्चों को खरीदवाई जा रही हैं कि इन्हीं किताबों से होगा। ठीक है, अगर उनके कंटेंट को देख ले तो वो आज से भी सर 2014 में रिजेक्टेड बुक्स हैं। ये मतलब मैं काला सच बता रहा हूँ सर। बिल्कुल। और सर पहले कोचिंग सही मायने में धंधा नहीं थी, आज कंप्लीटली धंधा है। आज आपको तो जानकर के हैरानी होगी, आप तो इन सब चीजों में बिल्कुल भी अनपढ़ है एकदम, कि कोचिंग में आज पीआर रखनी पड़ती है कि टीचर को, कि मेरी पीआर होनी है। आज प्रोजेक्ट चलते हैं GTV, गो टू वायरल प्रोजेक्ट, कि टीचर को वायरल कैसे करना है, टीचर कब कुछ खा रहा है, कब कहीं जा रहा है, ऑटो में बैठ रहा है, ये कर रहा है। ये सब चीजों से आपके दिमाग पे क्या है, बैक टू बैक बार बार एक ही चीज आ रही है, बार बार एक ही चीज आ रही है। तो जहां शिक्षक इस चीज का ज्ञान दिया करते थे कि सर टाइम मैनेजमेंट करो, फोकस, कंसंट्रेशन, हम कुछ बिगाड़ रहे हैं बालक का, हम खुद ही बिगाड़ रहे हैं। और वहीं हम अपने बच्चे को टीवी मांगेगा, हमें पता है कितनी लिमिट में उसको टीवी दिखानी है। आज टीचर क्या कह देते हैं इन सब बातों पे कि बच्चा यही देखना चाह रहा है। सच्चाई है, बच्चा भी पढ़ाई से ज्यादा यही सब देखना चाह रहा है। बट हमारी तो अपनी जिम्मेदारियां थी। आज हमसे लोग पता क्या कह देते हैं कि तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम भी यही पर क्या करोगे आप किस को रोकोगे भाई? ऑनलाइन का दौर है, कोई किसी को यूट्यूब पे वीडियो बनाने से रोक लेगा? नहीं, ये तो बच्चे को समझना था, बच्चा नहीं समझ रहा। बच्चा अगर समझ रहा हो तो बार बार एक ही पार्टी की सरकार राज्य में थोड़ी बनती रहेगी। जनता नहीं समझ रही, बच्चा छोड़ी। जो हम ये बात बता रहे हैं, बच्चा समझ नहीं रहा, ये हम ध्यान में किसको रख रहे हैं? अच्छा, एक चीज यहाँ पर किसी को ध्यान में, तो जैसे SSC का कोई एग्जाम हुआ, CGL हुआ कोई भी, तो उस पे अटेंडेंस कितनी होती है सेंटर पर? अच्छा, अब की बार 27,92,000 लगभग फॉर्म भरे गए थे। उनमें से करीब शायद 8 या 9 लाख बच्चों ने शायद बस कष्ट किया, एग्जाम दिया है। अंडर 50% रहता है, अंडर 50% अटेंडेंस है। जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उसके 50% भी जाते नहीं एग्जाम देने, और जो गए हैं 40-50%, उसमें से कितने सीरियस तैयारी करके गए होंगे, और केवल कुछ इतने किस लिए चले गए कि उनका वो एडमिट कार्ड आ गया, इसलिए सब जिसको हमें नेगेटिव होने की जरूरत भी नहीं है कि बच्चा ध्यान नहीं देता। जो पढ़ने वाला है ना वो ध्यान दे रहे हैं सर। मैं बाकी जो बावले हैं ना वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो जाते भी नहीं पेपर दे। सर मैं इसको थोड़ा सा फिल्टर करूंगा इस चीज को। एक्चुअल में आज के समय में जो कंपटीशन है ना, वो रिपीटर और फ्रेशर के बीच है, बीच वाले का नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। एक बच्चा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो अगर मैं ओवरऑल संख्या देखूं तो वो 5 या 6 हजार बच्चा है जो पहले से ही सिलेक्टेड है। हो सकता है वो CHSL में है, सिलेक्शन ले चुका है, CGL के लिए फाइट कर रहा है, CPO कर चुका है, CGL के लिए फाइट कर रहा है, वो रिपीटर है। एक्चुअल में उससे कंपटीशन किसका, जो बच्चा पहली बार सीरियस मार्केट में आता है। और जो बच्चा आया रंग गया में गया लाइब्रेरी में, ठीक है 8 घंटे बोला है मेरे को किसी टॉपर ने, मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग में कितना रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो जो बीच वाला बच्चा ना, उसका तो वो तो कंपटीशन भी नहीं। तो जो रिपीटर बच्चा ऑलरेडी है और जो बिल्कुल फ्रेश है, उसके बीच की लड़ाई है। रिपीटर आने नहीं देना चाहता सामने, फ्रेश बच्चा उस स्ट्रेटेजी को फॉलो ही नहीं करना चाहता, वो कहीं और ही दुनिया में घूमा पड़ा। ये जो गैप है ना सर, यहाँ से ये जो आप संख्या बता रहे हैं ना सर, ये संख्या यहाँ से कम होती है।
एक्चुअली सर एक ये भी वजह है ना कि एसएससी आज उतनी खुद टाइम बाउंडेड नहीं रही है। बच्चे ने जिस वक्त फॉर्म भरा, मान लेते हैं उसका उस वक्त कहीं और सिलेक्शन हो गया, या वो आज जो बेरोजगारी का आलम है, बच्चे को मजबूरी में कहीं नौकरी ज्वाइन करनी पड़ गई, वहां से छुट्टी नहीं मिली, तो ये सब भी बहुत सारी वजह हैं। बस विकल्प है, कहीं बेचारे को कमाने की मजबूरी थी, लगा पड़ा है भाई। जिसके पास नहीं है उनका क्या करे, और उनको मोटिवेट भी कैसे ज्यादा करें? दिक्कत है तब होती है सर, एसएससी की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, रेलवेज के फॉर्म निकल गए और पता चलता है कि 1.5 से 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिए। कितना बड़ा शिफ्ट है बच्चों में, कितना बड़ा शिफ्ट है। बहुत बेरोजगारी का आलम तो है। अच्छा सर, मैं एक चीज पूछूंगा, आज बच्चा भी यही है, मेरी एक्चुअली इंग्लिश उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए 3 इंग्लिश के बड़े बड़े टीचर हैं, तो मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगा। आज बच्चा जैसे कुछ भी आपने वीडियो बनाया, कुछ भी गलत दिखाने के लिए, या आपने बताया कि ये गलत हो रहा है, तो आज लोग ये कह के निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग, कुछ एक संख्या या कुछ एक तबका ऐसे लोगों का जो कहते हैं कि यार ये दिस इज कंट्रोवर्सी। तो व्हाट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंट्रोवर्सी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझे। जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर कि सीजीएल की कट ऑफ बहुत हाई गई, बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आए कि सर कुछ तो गड़बड़ है, तो हमने कहा ठीक है यार इसको देखते हैं। और कि उसमें क्या हुआ था कि वीएच कैंडिडेट या पीएच, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जहां जिनको देख के लग रहा था कि यार ये स्क्राइब के दम पे 165-170 नंबर लेके आए और हमने इस चीज पे आवाज उठाई। तो कुछ लोग आ गए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज फेयर, मतलब आंखों पे पर्दा डालने वाली बात हो गई। हम लगातार ये कहते रहे नहीं कुछ तो गड़बड़ है, और फाइनली हम कोर्ट भी गए और कोर्ट में जाके वो रिजल्ट भी रिवाइज हुआ, क्योंकि ओवर एज बच्चों की बात थी। एक हमें ऐसी मेरिट मिल गई थी जहां से साफ दिख रहा था गलत हुआ। तो अब या फिर अभी आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले बात आई टॉपर्स की, कि भाई टॉपर्स पे एक आवाज उठी जहां पे हमने कहा कि टॉपर्स को पैसे देना गलत है, किसी भी शिक्षक को नहीं देने चाहिए। इससे क्या हो रहा है, जो आगे आने वाली जनरेशन है वो गुमराह हो रही है, उसको नहीं पता चल रहा है कि वास्तविकता क्या है। जैसे उसकी नजर में अब गोपाल सर नहीं है, उसने टॉपर्स को देख लिया कि यार टॉपर्स ने तो गोपाल सर का नाम नहीं लिया, भले ही रैंक 1 आपसे पढ़ा बच्चा। तो मैं बस यही जानना चाह रहा हूं कि क्या ये, मैं अपनी नॉलेज के लिए जानना चाह रहा हूं, मेरे को खुद ये डाउट आ गया है जब मैं लोगों के कमेंट पढ़ता हूं कि क्या इज इट कंट्रोवर्सी अगर आप किसी चीज सच को दिखाते हैं, बताते हैं? नहीं सर, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। देखो, सच को सामने लाना ये कंट्रोवर्सी नहीं है। तब तो फिर मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आज मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। फिर तो आज तक भी कंट्रोवर्सी है, एबीपी भी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कोई भी ऐसी चीज जो नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स को डिस्टर्ब कर दे, नॉर्मली स्टेट ऑफ अफेयर, नॉर्मल स्टेट ऑफ अफेयर्स को मतलब डिस्टर्ब कर दे। एक भाई आपने तो इतनी बड़ी डेफिनेशन बता दी, इससे पहले तो मैं खुद इसको उठ के ना दिया। अच्छे से चल रही है, उसमें किसी ने कुछ ऐसा कर दे कि बात छिड़ गई, वेव्स उठने लग गई, या जहां पर ओपिनियंस को लेकर मतलब क्लैश के कम्युनिटी में क्लेशेस हो जाए या डिविजन्स हो जाए, तो वो कंट्रोवर्सी है। मतलब कंट्रोवर्सी पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है, पहले मुझे ये भी बताइए। बात वही कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा और उसका मोटिव क्या था, कि वो जो काम किया गया जिसको कंट्रोवर्सी कहा जा रहा है उसके पीछे मोटिव क्या था। अगर हमने अच्छे के लिए गया तो ठीक है, लेट अदर्स लेबल द वर्ड्स। लोग अपने अपने तरीके से लेबल कर देते हैं चीजों को, कोई एक चीज अच्छी उसको किसी ने कंट्रोवर्सी कह दिया। फिर इसकी जगह क्या ना रहना चाहिए बेसिकली? देखो, अब एक ऐसा मान लो, बहुत पुराना एग्जाम्पल नहीं है, काली वाली चीटियां लाल वाली चीटियां रखी हुई हैं, आपने पकड़ा ना, ला दिया, वो आपस में मरकट गई। अच्छा, ये हुआ, आपने कुछ नेगेटिव कर डाला, चुपचाप चीजें बढ़िया थी, बेहतर थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे। यहाँ क्या हुआ, आपने कुछ गलत होते देखा, आपका शिक्षक ज्यादा, अभी नहीं, शिक्षक ज्यादा, मैं नहीं सहन सकता। हर इंडस्ट्री में एग्जैक्टली। एक आपने सुनी है वो लड़की है अपूर्वा मुखर्जी, रिवेल की। हाँ, तो रिवेलियन तो हर कैटेगरी में है ना, एक शिक्षक कैटेगरी में भी होना चाहिए। तो और वो जगह है अपने लिए वही तो जैसे आपकी बात करूं, आपके पास भी जब रैंक 1 का अप्रिसिएशन नहीं आया होगा तो तकलीफ आप तकलीफ सब क्या, और ऐसे शिक्षक तमाम होंगे जिनको हुई होगी, तो उनकी आवाज भी तो कोई ना कोई बनेगा। तो हम वो रिवेलियन आदमी हैं जो हमें लगता है एसएससी में गलत हुआ हम आवाज उठा देंगे। तो ऐसा तो है नहीं भाई, एसएससी में गलत हुआ तब हम सही थे, तब हमने आवाज उठाई, सरकार से हमने लड़ा तब हमने आवाज उठाई। अगर हमारे शिक्षक समुदाय से कोई गलत कहे और फिर हम आवाज उठाए तो हम गलत कैसे हो सकता है? गलत तो गलत है। हम सब शिक्षकों की जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी और का अहित हो रहा है, वो काम हम ना करें। अब और का अहित कैसे? कुछ एक ऐसे शिक्षक जिनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था नहीं मिला, उनका अहित। दूसरा, जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ यही देख करके बाकी टीचर्स को एक है तुमसे पढ़ के क्या फायदा, तुम तो रैंकर्स नहीं बने। तो वो दो चीजें
का अहित होते हुए अगर आवाज हमने उठाई थी, ये बात सर मैं पर्सनल जाऊंगा, आप माइंड मत करना इस चीज को। सीपीओ का रैंक 1 मेरा स्टूडेंट था, उस बच्चे ने मेरे से बात भी की, मैंने उसको कहा भी बेटा आप आ जाओ इंटरव्यू ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। उस बच्चे के अपने कारण रहे होंगे, हो सकता माहौल कुछ बदल गया होगा, ठीक है, वो बच्चा नहीं आ पाया। सर ये जो कंट्रोवर्सी है ना, मुझसे ज्यादा आप फील कर सकते हो कि किसी चीज पर जब कोर्ट का मैटर चल रहा था सीजीएल का पीछे, तो उसके लिए आपने जी जान लड़ा दी, और हम मतलब रात दिन उस चीज के लिए आपके साथ ही थे सर। और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप इतने पर्सनल हो गए आपके ऊपर, आपको याद है सर? बताओ, बहुत लोग के ऊपर रात के सर अनुकूल सर रात के 3-3 4-4 बजे तक हम इसी कॉन्वर्सेशन में रहते थे कि यार ये चीज बहुत गलत है, ये चीज। मुझे याद है सर आपकी वो पहली वीडियो आई थी, 1.5 लाख बच्चे लाइव वॉचिंग चल रहे थे उसमें, और इतना सारा स्टूडेंट उसको देख रहा था। और वो आरोप प्रत्यारोप में सर इंग्लिश वाले टीचर्स है ना, सबसे ज्यादा इसी चीज से डरते हैं। पर्सनल अटैक आप झेल गए सर, आपका बहुत बड़ा दिल है इस चीज में, बड़ी सर बहुत लेकर में जाएंगे वास्ते सर। नहीं गोपाल भाई कहना गलत है, झेलता कोई नहीं है, सबको दुख होता है, हमें पता है जो इन पे बीती है वो महसूस ये कर रहे हैं, वो होता है भाई, झेलता किससे सर? आप अगर मैं चोट पहुंचा रहा हूँ, चोट तो लगेगी ना, इस चीज के लिए ठेस तो लगती है। मैंने सर का दिल से धन्यवाद, वो धन्यवाद, और मैंने बच्चों के लिए लड़े हैं, सामने खड़े होना भी चाहिए सर, जेन्युइनली एक हीरो है स्टूडेंट्स के लिए। सर आज मैं एक चीज और आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे आज भी सोचते हैं कि क्या कोर्ट्स में अब लड़ाई नहीं है या कुछ है, तो सब कुछ जारी है और ये लड़ाई बच्चों की, और बच्चे लड़ भी रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आके वीडियो बना के आपको अपडेट दूंगा, आपको जानकर के हैरानी होगी, अभी लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने ये कहा है कि मैं इन पिटिशनर की जांच कराऊंगा। आप सोचते हैं कितनी बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और बैक है। तो ये सब चीजें जब हम सुनते हैं तो बहुत ठेस भी पहुंचता है, क्योंकि ये दुनिया को पता है कि एसएससी में बहुत सारी चीजें खराब थी और उनको सही करना जरूरी था। अब कौन उसके पीछे लगा है या सही कराने के लिए लगा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि चीजें ठीक हों। हाँ। और यही एडवोकेट ने बोला भी कि वो आपका पार्ट है कि आप करा सकते हैं, बट बाकी में ये इश्यूज है, तभी शायद बच्चों का ये डर है जो बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि कोई कोर्ट के अंदर एक केस नहीं है। आज आप देखिए हरियाणा और बिहार के एग्जाम्सों में तो इतनी धांधली है, क्योंकि मैं तो सबसे मिलता हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसी है कि आप सैटरडे संडे अगर मेरे पास आए फार्म हाउस पे, तो आपको लगेगा कि मैं वहां का कोई विधायक हूँ और लोग मुझे अपनी अपनी समस्या सुनाने आ रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं कि सर देखिए ये मेरी वाइफ का है और सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, इन्होंने इसकी जगह किसी और की ज्वाइनिंग दे दी। ये सरकारी नौकरियों का हाल है। तो किसी ना किसी को तो आवाज बनना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब चीजें एक बार में ठीक हो जाएंगी, तो नहीं। गांधी जी ने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, तो एक लंबा सफर चला और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सब कुछ ठीक हुआ। तो हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं सब शिक्षकों के सहयोग से, तो वो लड़ाई अभी तक चल रही है, और जब सफलता मिलेगी आपको अपने आप दिखेगा और अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। CHSL में हमें उतनी समस्या नहीं सुनने को नहीं मिल रही, तो वो एक डर है। एसएससी के ऊपर भी प्रेशर है कि नहीं, लड़ाई ठीक करना है, लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है अब जैसे इंग्लिश के एग्जाम्स हम लोगों ने देखे हैं, हालांकि उस पर तो एक बैरियर है कि हम उसको पब्लिकली बोल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन एग्जाम्स को देखकर मुझे लगता है कि एसएससी को थोड़ा सा रिलीवेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो प्रीलिम्स हुआ है सर पेपर, एंटायरली इरिलीवेंट वोकैबुलरी से, एंटायरली इरिलीवेंट लॉजिकल क्वेश्चंस को जोड़ा हुआ है जबरदस्ती इंग्लिश में। अब की बार इंग्लिश बच्चों के लिए बहुत हार्ड रही, सुधार। अरे क्या वोकैबुलरी जैसे पूछ रहे हैं रिलेवेंट, थोड़ा सा आप बताओ मुझे आइडिया। सर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे अगर आप वोकैबुलरी में उठा के देखें तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बायो केमिस्ट्री के उठा के टर्म्स दे रखी हैं स्पेलिंग टेस्ट के लिए। ओह, ये पूछ रहे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग क्या हुई? तो सर अब ये जो अगर आप टर्म्स, अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ सर, मेरा तो दूर दूर तक कनेक्शन नहीं हो सकता। और अगर मैं एक सवाल पूछूं मतलब एसएससी से कि अगर मैं इनकम टैक्स बनता हूँ, मतलब इंस्पेक्टर तो कहाँ काम आएगी मेरे? तो सर मेरे कहाँ काम आएगी वो तो बता दो। और ऐसी वोकैबुलरी को क्या मैं मतलब 2 पैसे के ऐप पे ढूंढ के नहीं पढ़ सकता सर। सही बात। आप गवर्नर मुझसे पूछे, सुपरिंटेंडेंट मुझसे पूछे, रिलीवेंस है मेरी जॉब से, इरिलीवेंट वोकैबुलरीज पूछे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो हम लोग गणित में पढ़ाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री, इसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या रिलेवेंस है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो विवाद हो जाएगा सर। मतलब बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपको पता है क्यों पूछी जाती है? वो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन सही है कि इंग्लिश में उसका रिलेवेंस नहीं है तो मत पूछिए, क्योंकि उससे आप IQ लेवल भी चेक नहीं कर।
बेसिकली गणित और रीजनिंग क्या है, आईक्यू लेवल चेक करने के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स, राइट। तो इसीलिए गणित में जो आप पूछ रहे हैं वो आगे रिलेवेंट है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। इससे जरूर मतलब है कि अगर आप ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका आईक्यू लेवल अच्छा है। बट आप इंग्लिश में वो सब नहीं पूछ सकते जिसका आगे इस्तेमाल नहीं होने वाला। इंग्लिश का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, इंग्लिश के जो सॉफ्टवेयर्स होंगे, आप उनके साथ डील कर पाओगे ठीक तरीके से या नहीं, सारा या आपको किसी को नोटिस भेजना है इंग्लिश में तो वो आप ठीक से भेज पाओगे। अभी इंग्लिश का उतना ही रिलेवेंस होना चाहिए जॉब के। वही है कि भाई लैंग्वेज को लैंग्वेज रहने दो, सिंपल। इतना ज्यादा एक क्वेश्चन में पढ़ा रहा था सर, उसमें एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है कि ब्रेन से फ्लूइड डिस्चार्ज करने की सर्जरी का क्या नाम है? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यस यार, ये तो मैं आज से 5-6 साल पहले की अपने वीडियोज में ये बोला करता था कि इंग्लिश को गणित में पूछो, लाइक सर्किल में सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो, यानी लॉन्गेस्ट डायमीटर इन ए सर्किल, तो आंसर हो गया भाई डायमीटर, कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्किल डायमीटर। तो इसमें क्या गणित भी पूछ लिया और वन वर्ड भी पूछ लिया, तो ये ऐसा इंग्लिश में पूछ रहे हैं। इतना मतलब समझ में नहीं आता बच्चों को, कहाँ जज करना चाह रहे हो आप? आपको पेपर टफ बनाना है सर, आप पूरी की पूरी जीएस ग्रीक की उठाओ ना, आप इंग्लैंड की जीएस उठा लो, बच्चा बेहोश है, एक भी जवाब नहीं दे पाएगा। सही बनी। गणित में भी आप इतनी लंबी चौड़ी गुणा पूछो, आप पूछो 63 की घात 14 बताओ क्या होगा, कई जन्म में नहीं निकाल पाएगा। आप उसके लास्ट 3 डिजिट पूछ लो, 5 डिजिट पूछ लो। लैंग्वेज में वैसे होता है कि जो बता रहे हैं ना सर, इस तरीके के टर्म्स को ना जार्गन्स बोलते हैं, वो एक टेक्निकल पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं। जैसे एस्ट्रोफिजिक्स है तो उसके कुछ अपने टर्म्स हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट ही जानता है, वही यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पेपर में अभी के हिसाब से बढ़ा दिया जाए मेंस में और अभी के पैटर्न के हिसाब से, तो आप कितना स्कोर कर पाएंगे 135? सर जिस ढंग से पेपर जा रहा है तो 135 में से हम भी मुश्किल से 120 के आसपास टच कर पाएंगे। 120 आप एग्जैक्टली सेम है। इंग्लिश वालों में कभी लड़ाई नहीं होगी भाई, सबका सेम स्कोर है। इंग्लिश में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ एग्जैक्टली, लैंग्वेज है भाई। लैंग्वेज पढ़ा फिर परफॉर्म करने। तो यार मैं ऐसे कैसे कह दूं आपके बारे में कि आप इनसे पढ़िए और 135 नंबर आ जाएंगे पूरे? भाई साहब 135 में से, अच्छा मैथ में कैसे आ जाएंगे? नहीं, इसका आंसर मैं दूंगा। हम प्रैक्टिस उस लेवल पे कराएंगे। देखो सर, आप बच्चे को ना, पहली बात तो टीचर और स्टूडेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है, टीचर एक माइंडसेट के साथ क्लास में जा रहा है। आज टीचर ने बच्चे को डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स के डिफरेंस समझाने हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स बताने, क्वेश्चंस लिखवाने हैं। बच्चा एक वो एंटिटी है जिसको सब कुछ पढ़ना है सर। बैकेंड पे वो मैथ्स भी पढ़ेगा, वो जीएस भी पढ़ेगा। तो बच्चा मुझसे ज्यादा जानकारी रखता है सर। मैं मॉक नहीं लगा रहा सर, बच्चा मॉक लगा रहा है। बच्चा आज भी मुझसे ज्यादा जानता है। मैं तो उसके लिए एक रेमेडियल टीचर हूं जो उसकी कमियों को इंच बाय इंच। इसने बेसिकली ये वाली बात कर दी कि जो विराट कोहली का कोच है, अगर आप उससे भी ये उम्मीद करो कि वो 50 शतक लगा देगा, नहीं लगाएगा वो विराट कोहली, वो वाली बात कर दी। अभिषेक शर्मा और युवराज सिंह में तो फर्क है ही सर। हमारे गणित में ऐसा ही है कि हम अगर 90 नहीं कर पा रहे हैं, 90 में 90, तो हमारा बच्चा भी नहीं कर पाएगा। हम अपना जब भी पहले दिन ओरिएंटेशन लेते हैं क्लास का, तो क्लास के अंदर सारी चीजों का सीक्वेंस समझाते हैं। फिर आती है बात बुक की। मैंने आपको कहा कि बच्चा आता है सर स्कूल डिसिप्लिन से बाहर, उसने बुक से पढ़ा होता है। बच्चा हमसे पूछता है सर बुक कौन सी ली? हमारा पहला आंसर होता है कि क्लास की पीडीएफ आपको इतनी नफ रहेंगी कि आपको ना जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा आंसर होता है अगर आपके पास कोई भी बुक है आप उससे पढ़े। ठीक है, अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है, गिफ्टेड बुक है, आपने कोई ले लिया, आप उससे पढ़े। अगर फिर भी आपका मन नहीं मान रहा तो दीज आर माई टाइटल्स, आप इन्हें ले सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो चल रहा है यार, कि जैसे इनकी किताब पुरानी होगी, लाइक क्या है कि अब एडीक्यूटी एग्जाम करा रहा है, इनकी किताब है जिसपे इन्होंने लिख रखा था टीसीएस के बेस्ट क्वेश्चन। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, उसी का पट्टा बदलवा कर सुनो, तो उसको मैं, इनको ये डमी है एक तरीके से। मैं कह रहा हूँ किसी शिक्षक की बात, ये क्या कर रहा है कि इन किताबों को निकालना है, आप अंदर से तो टीसीएस मिटेगा, तो ये क्या करता है सेंटर्स के बाद बुक्स बंटवा दी। तो क्या ये गलत नहीं है कि जो किताब है आपको लगता है इररिलेवेंट हो गई, क्या उसको फ्री में देना भी सही है? मेरे को भाई इन बातों का निचोड़ एक ही दिखता है। हाँ, जो बच्चा 12th कर चुका है उसमें इतना ज्ञान खुद में हो जाना चाहिए, सामने आप बस एग्जैक्टली। अगर आप वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहे तो आप कैसे कैसी बातें कर रहे हो? किताब सेलेक्ट, एक लड़का जो 28 साल का हो जाता है उसके माँ बाप के लिए लड़की वो देख रहे हैं, उसके माँ बाप देख रहे हैं उसके लिए लड़की। आप कहते कि इसको तो वही तो फिर वो लाल डिब्बे में मिलते हैं, वो लाल कौन सा डिब्बा था, क्या था? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि हर एक को ऐसा देखो होता पता है क्या? अगर आपको बताओ एक चीज, बच्चा अपने टीचर पे अति भरोसा करता है, बिल्कुल, और वो अपने टीचर से इमोशंस के साथ जुड़ा है। बिल्कुल। वो किसी के कॉमेडी वीडियो देख रहा है तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो टीचर का फैन होता है। ये दिक्कत है,
सबसे बड़ी कि टीचर से पढ़ा, तो उसको उसके हर बात सही लगती है, वो खुद से सोचता है मैं सर की किताब ले लेता हूँ, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि अगर वो किताब भी दे रहा है, सर किताब देना गलत नहीं है, लेकिन कुछ फ्रूटफुल सच में मिले। ऐसा ना हो इस लड़के को पकड़ के मैंने किताब में 4 लाइनें लिखा दे भाई किताब। थोड़ा सा और ब्लंट हो जाए, हाँ हाँ बोलिए। सिखाने के लिए कौन किस है? स्टूडेंट जो है वो टीचर को सिखाएगा, टीचर स्टूडेंट को सिखाएगा? यार टीचर को सिखा रहे हैं स्टूडेंट को, ऑनलाइन में उल्टा चल रहा है। बच्चा सिखाता है। स्टूडेंट जो टीचर को सिखा रहा है, स्टूडेंट जैसा चाह रहा है टीचर वैसी हरकतें कर रहे हैं। पहले वीडियो आ रहा था नाचने वाला, हाँ हाँ वो डांस कर देते थे, ठीक है। हाँ जिस टीचर को सिखाना है स्टूडेंट को, उसको लाइफ वैल्यू सिखानी है, उसको सब्जेक्ट सिखाना है, उसको अप्रोच सिखानी है, ठीक है, वो नहीं सिखा पा रहे स्टूडेंट को। स्टूडेंट से सीख रहा है कि स्टूडेंट में से क्या चाहता है कि मैं रील बनाऊं कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं, इस टॉपिक पे बात करूं, उस टॉपिक पे बात करूं, वही कर रहे हैं। डांस करके दिखाऊं। तो ये तो गंगा ही उल्टी बह रही है। सही बात है। ये मतलब तैयारी के दौर में आप उसको कहानी सुना रहे हो, यूएस के प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हो, न्यूज एंकर बन गए हैं टीचर्स, ये सब गलत नहीं है, बट जिन बच्चों के बिहाफ पे आप उस स्तर तक पहुंचे थे, आप उस पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे न्यूज एंकर हैं, हम ये थोड़ी करें न्यूज एंकर गलत है, नहीं, टीचर न्यूज एंकर है, वो अपने फायदे के लिए, अपने रीच के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। एक सवाल पूछूं सर आपसे? दैट्स अनएथिकल। हाँ चलो अनएथिकल बात तो हो गई, सर ने कहा उल्टी गंगा बह रही है, ये भी बात समझ आ गई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई, उसी गंगा बह रही? आप बताना, आपका स्पोकन बैच भी लेते हैं। अभी इसका क्वेश्चन तो होने दो। सवाल कैरिंग कोल्ड टू न्यूकैसल। कैरिंग कोल्ड टू न्यूकैसल। कोल अनबुल सर एक मैं तो इसको पता कैसे बने था, उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी मतलब वॉमिटिंग। दिस मैन इज किलिंग इंग्लिश। एक बात समझो सर, देखो अनएथिकल हो गया, उल्टी गंगा बह रही है। अब एक सिचुएशन को समझो सर, एक बच्चा आपके पास बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से आया कि मुझे पढ़ना है, हो सकता है उसकी फैमिली ने किसी ने उसको रिकमेंड किया कि आप इनसे पढ़ो, मेरा भी इनसे हुआ है, मुझे भी अच्छे से समझ आया, आप इनसे पढ़ो। वो बच्चा आया, सर मैंने अपने टाइटल्स लिखे हैं, जो मेहनत आपने की है सर वही हमने मेहनत की। हम कोई एक दिन पे मैं समझ गया, क्योंकि आपकी किताब आप मेरे टाइम से लिख रहे थे, आई 4 साल बाद है, सर, तो उससे मुझे आइडिया लग गया। एक्यूमेन की बात कर रहे। एक सवाल उठता है सर ये यहाँ पर, अगर मेरे से वो बच्चा किताब पूछता है, मैं उसको आंसर ही नहीं देता, वो बच्चा जाता अपनी लाइब्रेरी में, उसने वहां पर देखी काली किताब, उसने वहां पर देखी लाल किताब, उसके दिमाग में बैठी यार ये किताब बहुत बढ़िया है। तो ये भी दिक्कत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब एक बच्चा मेरे पास मेरी क्लास में आया, कहीं किसी लाइब्रेरी में, किसी यूट्यूब की वीडियो से, किसी पेड प्रमोशन से वो बच्चा किसी इन्फ्लुएंस में आ गया, और इन्फ्लुएंस में आके उस बच्चे ने उस मेरे को बोलना पड़ रहा, माफ कीजिएगा, आउटडेटेड कंटेंट को, या हो सकता है ऐसी रिलेवेंट चीज को उसने खरीद लिया, वो बच्चा तो बना विक्टिम। 4 दिन बाद मैं मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो आके खड़ा हो गया, सर ये वाला ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, बुक में ऐसा लिखा है, तो वो सर टीचर पे कम विश्वास करता है, बुक पे ज्यादा विश्वास। हाँ ये तो है, ये सही बात है सर। पता है दिक्कत यही आ रही है इस सिचुएशन में, तो बच्चे को बचाने के लिए फिर से देते रहना कि नोट्स नहीं है, मान लो मैं नहीं निकाल रहा हूँ लेकिन दूसरा टीचर निकाल रहा है, उसको लेना है, मुझे पता है बच्चे को, तो फिर हम क्या करें? इसका सोल्यूशन आप बताओ, आप सीनियर हो, कि मान लेते हैं कि मेरी किताब नहीं आती, इनकी आती है, उनकी आती है, एक बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, अब उसको तो किताब लेनी है, या उसको तो नोट्स लेने हैं, वो उनके ले रहा है, इसका क्या राज है? राइट टू एक्सप्लोर है, राइट टू फ्रीडम हर एक इंडिविजुअल का अपना होता है, ठीक है। एक बार चोट खा के सीखेगा, ठीक। हालांकि ये भी अच्छी बात है कि अगर हमें लगता है कि जो हम उसको सजेस्ट कर रहे हैं वो उसके लिए ठीक है, फायदेमंद है, तो अपनी तरफ से भी कर देना चाहिए। नहीं तो एक टीचर होने के नाते ना हमें ये मतलब कहीं ना कहीं पे हमें अपनी लिमिट्स भी सेट कर देनी चाहिए कि हम कहाँ तक ही इंटरफेयर किसी की लाइफ में करें। वी लर्न बाई एक्सपीरियंसेस, हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है सर गोपाल सर? बिल्कुल जायज। वो तो है। एक्सपीरियंस अगर हमें नहीं हुआ, कोई हमें दूसरा ज्ञान देता रहे तो हम सीख नहीं पाते हैं। साइकिल चलाने का उदाहरण है, स्विमिंग का उदाहरण हम यहाँ पे ले सकते हैं। स्विमिंग सीखनी है तो आप किताब पढ़ के, वीडियो देख के नहीं सीख सकते, अनलेस अंटिल यू जंप इनटू द पूल। आप पूल में जंप नहीं करो तो सीख नहीं पाओगे। तो एक्सपीरियंस होगा, 1-2 मग पानी गटक जाओगे तो सीख जाओगे। तो वो जो सही गलत का चुनाव है ना, मुझे लगता है कि वो हमें उस कैंडिडेट को खुद लेने का जो उसका अधिकार है ना, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। हमारा बस इतना रोल होता है सर अपनी क्लासेस में। ये तो अगर आप राहुल गांधी वाली बात कर रहे हो कि वो इंतजार करता रहे कि कब जनता को खुद समझ में आएगा और तब वो सरकार बदलने की सोचेगी, ऐसा नहीं है। फिर विपक्ष का मतलब क्या? थोड़ा सा और ब्लैक हो जाते हैं, फिर ये 50% एग्जाम देने क्यों नहीं गए? फिर ये 50 नहीं सर, एक तो अभी फिर उनको क्यों नहीं बदल पाए? नहीं, एक तो ये भी साहब का एक था। मैं तो पता देखो बहुत छोटे रूप में बता रहा हूँ।
सर वो आप ये समझो 50% जो आप कह रहे हो एग्जाम देने नहीं गए, आप देखो तो ऑलमोस्ट 35-40% लोग वोट डालने भी नहीं जाते हैं। आदमी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है। कभी आपने नहीं सुना होगा उनके लिए इतना इंटेंसिवली कोई लगा नहीं पड़ा जितना हम लगे पड़े हैं। हम लाइव क्लास दे रहे हैं और हाथी पढ़ाओ, उसने सिर्फ फॉर्म भरा हो, ये भी तो हो सकता है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वी हैव लिमिट्स। हमारा किसी को इन्फ्लुएंस करने का, इम्पैक्ट करने की एक लिमिट है। उनने ना वो स्टूडेंट्स भी देखो फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के पैसे लगते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं लगते हैं सर, बहुत सारी कैटेगरी हैं लड़कियों के नहीं लगते हैं। और आप लगने पर फोकस करो सर। हाँ, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उनके फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं। और इधर एक अभिनय शर्मा इधर खड़ा कि अगर कोई क्वेश्चन क्लेम करना है ना तो 100 की फीस उसकी घटवा के 50 रुपए करवा दीजिए सर। हाँ। तो आपने क्या एसएससी का बुरा कर दिया? सही बात। बच्चों के लिए तो आपने अच्छा सोचा है सर। सर मैं आज एक चीज जानता हूँ, अनुकूल सर ने 2 टाइटल्स के नाम दिए, तो सर ने फुल स्टॉप तक को भी ध्यान से पढ़ा हुआ है। अगर आज सर अपना कंटेंट लिखना शुरू करेंगे ना सर, तो उस बुक के साथ साथ कम से कम 50 ऐसे रेफरेंस होंगे सर के दिमाग में कि सर उससे बहुत बेहतरीन कंटेंट लिखेंगे। बट नहीं लिखेंगे, रेंट आ रहा है इनका, बढ़िया ना, जरूरत नहीं आगे इनका। कहता मेरे से नहीं होगा मेहनत। नहीं, मेरा जो मतलब कहना है सर, वही चीज है सर जो एक डेडिकेटेड टीचर है ना सर, वो उसके बिहेवियर में दिख जाता है। उसकी वो जो मर्यादा है ना कि बस इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। जाने के लिए जाना भी पड़ जाता, मजबूरी है, लेकिन एक मर्यादा के आगे वो टीचर नहीं जाएगा। वो अपनी बुक की रिकमेंडेशन, अपनी बुक के बारे में बोलना, या हो सकता है पैरेलल कहीं कहीं क्या होता है ना कि काला अगर बोलना है ना तो एक बार सफेद का रेफरेंस बोलना पड़ता है बच्चे। मीठा तब समझ में आता है जब उसे एक बार खट्टा है चर्चा समझ में आ गया हो। सही बात। तो हो सकता है 1% 2% जाना पड़ता है, लेकिन अगर टीचर खुद से मेहनत करके बुक लिखता ना सर, ओवरनाइट बुक नहीं लिखी जा। अरे सर बहुत मुश्किल है। मैं लिखना छोड़िए, अपडेट नहीं हो पाती। मैं 14 साल में अपनी किताब अपडेट नहीं कर पाई, लिखना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मुझे पता मुझे करनी है, जिस तरीके से मैं चाहता हूँ मैं वैसे ही परोसूंगा उसको। किताब सर, किताब होती थी। जो आज आप कह रहे हैं कि बच्चा किताब पे भरोसा करता था, ये वो वाली किताबें नहीं है जो हम लोग एसएससी के चिरकुट मास्टर बेच रहे हैं। ये वो किताबें, ये वो नहीं है। किताबें होती थी, टेक्स्ट बुक। आप एडवर्ब से शुरू करो तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या, टाइप ऑफ एडवर्ब क्या, पूरा। फिर आपने कुछ एग्जांपल्स लिए और फिर कुछ अच्छे आपने प्रैक्टिस शीट डाली, वो जाके किताब बनती थी। आज क्या प्रैक्टिस बुक है भाई। आज एक कंटेंट राइटर जो इधर से 4 सवाल लिख दिए, उधर से 4 सवाल लिख के अपने आप को उठा के मिक्स करके कलेक्टर है, कंटेंट कलेक्टर बोल सकते हैं इनको। अरे मोटाई भी देखते, थोड़ी और मोटी करने की जरूरत है, थोड़ी और मोटी करने की जरूरत, थोड़ी पतली कर दो, कहता ठीक है। चीज होती थी यार, लिखना पड़ता है किताब में। किताब बोलनी चाहिए कि किताब कुछ शहरी है, अपने आप तो समझा रही है, वो किताब होती थी। मेरी वोकैब्युलरी का 3rd एडिशन तक चलती रही सर। एक जमाना था जब निमोनिक्स बहुत अच्छे चलते थे, ठीक है। उसके अंदर किसी भी शब्द के अंदर छोटा मोटा कोई मजाक बनाया, हिंदी से जोड़ दिया, इधर से जोड़ दिया, एक्सोनरेट है, आपने अपनी एक्स को ऑनर दे दिया, आपने उसे उसके आरोप से मुक्त कर दिया। वो एक जमाना था सर, उस समय बहुत चलता था ऑफलाइन के टाइम में। बिल्कुल। मेरे 3 एडिशंस में अपग्रेडेशन होती रही, उसी चीज पे चलती रही। मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वोकैबुलरी ना हमेशा के लिए याद नहीं रहती सर। उस चीज को वहीं रोक दिया। नॉर्मल इस मेडिजी जो वर्ड पावर मेडिजी है, उसको पूरी को हमने देखा, पूरी को ध्यान से समझा, और वो कब से माइलस्टोन बुक है सर, आप कह भी सकते हैं। हमने उसी फिलोसफी पे अपनी पूरी बुक को तैयार किया। उनकी रूट वोकैबुलरी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, उसी लेवल पे उस चीज को उठाया। सर सीधी 100 बातों की एक बात है कि अगर ये सच में किताब होती तो ये एग्जाम के हिसाब से नहीं आती। CHSL फॉर मैथमेटिक्स, CEL फॉर मैथमेटिक्स, अब UPSI की आ गई मैथमेटिक्स। अरे गणित तो एक बार आ जाती, वही बच्चा UPSI के लिए पढ़ता। मैथ का पता नहीं, इसको तो हमारी ऐसी आदत हो गया है सर। आज आपको भी दूर से देख के लगता हो फीस बहुत कम कर दे टीचर्स। उन्होंने बच्चे से पैसे वसूलने के तरीके अलग बना लिए। उनको मालूम है कि मैं इसी को UPSI की किताब बेच के 70 रुपए कमाऊंगा, मैं इसी को CHSL की किताब बेच के 80 रुपए कमाऊंगा। इस तरीके से कोचिंग सोचने लगी हैं। जो बड़ी बड़ी एजुकेशन कंपनियां, वो पता कैसे सोचती हैं कि ये कस्टमर हमें कितनी बार कैसे कैसे पैसे दे। ये ऐसे सोचती हैं मुझे, अरे मैं उन कंपनियों के साथ रहा हूँ, काम करके आया हूँ, देखा है सब। ऐसे थोड़ी छोड़ा, गलत से देगा। अगर इसमें सारों का निचोड़ देखोगे ना, आपको पता घूम फिर के मैथ दिखाई देगा बस। मैथ पे लिखा हुआ है CGL है, फलाना है, ढिमकाना है, इंग्लिश। हम तो ये कह रहे हैं ये है द कंप्लीट, बस
अच्छा इंग्लिश वाले का एक वोकैबुलरी ग्रुप बहुत सी है जैसे नहीं हम नहीं कर रहे भाई, अपनी तो एक ही ले ले भाई, अपना भाई हमारा नहीं आता, हमारा नहीं बैठ, हमारा शादी में ये vocabulary पढ़ लेते हैं। सीजीएस का अलग नहीं है भाई अंकल से क्या आप लोगों की लड़ाई इस बात की भी नहीं है हमारी, जैसे कि कंटेंट की लड़ाई ये है, जैसे एसएससी कितने बड़ा कंटेंट है, बट लड़ाई ये है कि यार तुम अच्छे सोल्यूशन नहीं दे रहे, तुम्हारे सोल्यूशन कचरा है। और सही बात भी है भाई, गणित में सोल्यूशन गणित में टाइम बचाओ, जो टाइम बचा, जो मेरा टाइम बचाएगा वो सोल्यूशन बेस्ट है। बढ़िया। तो उस चीज की भी लड़ाई जो इंग्लिश में है कि इंग्लिश में दो चीजें, जैसे आपके पढ़ाने का तरीका ही गोपाल से पढ़ाने का तरीका बताता है उल्टा है, शायद आपका कोई इंडक्शन है और आपका कौन सा डिडक्शन इनका डिडक्शन है, आपका इंडक्शन है। तो ये क्या लड़ाई है डिडक्शन और इंडक्शन की? हमने तो इंडक्शन गैस सुनी थी अप्रोच होती है। और डिडक्शन टीडीएस सुना था, उसमें तो मतलब ये अप्रोच होती है बेसिकली रूल्स टू एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल्स टू रूल्स, अच्छा बस इतना ही फर्क है। गुरुदेव बताए। अरे हमें तो गणित में दोनों की जरूरत पड़ती है, कई बार हम लोग नीचे से भी किसी सवाल को सोल्व करते पड़ते हैं, दोनों है हमारे में। ठीक अच्छा पहले हमने रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उसके बाद में उस पे एग्जांपल्स या सिचुएशंस दे दी बच्चों को सीखने के लिए, तो इजी अप्रोच होती है क्योंकि हमें पहले से पता होता है ये देखना है। अच्छा एक होता है बिल्कुल ही कम चांसेस है। एक होता है हमने आपको सिचुएशन दे दी, नाउ यू थिंक, अब आप दाएं बाएं सोचोगे, ठीक है, फिर वो चीजों को सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके फिर लास्ट में कंक्लूजन देते रूल देंगे, ठीक है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल होता है, वो हर बच्चा नहीं समझता ज्यादा बेसिकली, रेडी नहीं होता, समझ तो कोई भी सकता है, हाँ रेडी नहीं होता, वो कहता है कि हम बोलता है बहुत हाई लेवल की इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। इजी अप्रोच पकड़ना चाहते हैं, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हमें एक ऑप्शन मिलता है ना इजी एंड इफेक्टिव चूज करने का, तो मोस्ट पीपल गो विद द इजी थिंग्स। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, बच्चों की बात नहीं, समझना चाहे तो समझी जाए। अरे आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी अपने इंडक्शन को डिडक्शन बना लूं? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, ठीक है, हिंदी मीडियम से पढ़ा, तो समझ लेता हूँ, इंग्लिश बोल भी लेता हूँ, जरूरत पड़ने पे पढ़ा भी लेता हूँ, तो कोई भी कर सकता है, बट आपको उसके लिए खुद को रेडी करना पड़ता है। दो राह हमें। अरे आपको कभी ऐसे लगा हो किसी ने आपसे बात की इंग्लिश में और आपको समझ में ना आया हो एक बार में? वैसे मुझे नहीं आता एक बार में। यहाँ पे ऐसी दिक्कत नहीं, इंग्लिश वालों को कहते ये फॉरेनर्स के साथ होती है, उनकी एक्सेंट थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, डिफरेंट होती है, तो इंडिया में तो अपने ऐसे नहीं है। अच्छा आपको कभी नहीं लगा कि आपका भी इंडक्शन है या डिडक्शन? हमारा देखो, इन शॉर्ट सारे इंग्लिश वालों की तरफ से बोल रहा हूँ, और ये कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई भी एक बच्चा तीनों में से किसी को पकड़ लो, चैलेंज के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। मान ले शुरुआत से अंत तक अगर सर के साथ जुड़ा है ना, वही रह लियो, मेरे साथ आ रहा है मेरे साथ रह लियो, गोपाल भाई के साथ जा रहा है उसके साथ रह लियो। बच्चों को ये भरोसा तो रखना पड़ेगा, वो भरोसा और कीमत वो है। मैं भाई की गारंटी ले रहा हूँ, मैं सर की गारंटी ले रहा हूँ, मैं अपनी हम गारंटी ले रहे। इसीलिए कभी भी चेक करना, अगर बच्चा है ना वो शुरुआत से अंत तक वो कर जाए, वो कर जाए। पुरानी कहावत है भाई मुझे एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, वो है कहानी सर। हमने आप कह रहे हो से आखिर ती बार बेचैनी बच्चे के अंदर आ जा रही है, जो पेशेंस खत्म हो गया। अच्छा आप तो इतना मेडिटेशन और मैं बच्चा इसलिए थोड़ा दुखी रहता है, मैं ना थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई के अलावा ज्यादा बातें करता नहीं हूँ। मेरी क्लास में नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो एंटरटेनमेंट, मतलब बातें नहीं है, मोटिवेशन। हमारे में भी नहीं है। नहीं हमारा तो तीन में भाई देख, एक मेथड तीनों का सेम है। अच्छा, कभी क्लास में बकैती नहीं होगी, फालतू का मोटिवेशन नहीं होगा। आज आप वर्दी देख, वर्दी दिखाई दे रही मुझे तेरे कंधे पे, देख 3 स्टार लगे। 3 सितारे। ये भाई तो मैंने मुखर्जी नगर मसला में बता दिया था, रहा था मैं इतना ठीक है। ये ऐसा नहीं है, हमारा चुपचाप आके पढ़ाना, और हमारा एक ही है, तीनों में एक जिद है। ना सर ने अपना तरीका बदला, ना मैंने बदला, और ना सर ने बदला। अंकुल सर का जो तरीका है मायना नहीं बदला, ये बदलेंगे भी नहीं भाई। हमने कहा बदला, हाँ पुराने चावल है, तीनों ऐसे लगे। हाँ तू मेरे पास आया ना भाई, तू मेरी और सबसे अच्छी बात पता है क्या सर, सिंपल थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि इंग्लिश में कंट्रोवर्सी नहीं आती, उसका रीजन भी होते ये सब बेटा की बात है। नहीं तो मैंने 50 वीडियो देखी है, ऐसे नहीं हो कंट्रोवर्सी। इंग्लिश टीचर्स जितने भी है ना सर, वो सभी इस डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। सर ने बहुत पढ़ा है सर। लेकिन सर ऐसी बात नहीं है, अगर आप ये बात कह रहे हो कि सर पुराने टीचर हैं, आप भी पुराने और रेस्पेक्ट करते हो, ये हमारे में भी है पुराने वाले। तो आप एक वीडियो कोई ऐसा दिखा दो जिसमें राकेश सर ने मेरे बारे में कुछ गलत शब्दों में कहा हो, या मैंने उनके बारे में गलत सर, हम गलत शब्द नहीं। आज का टीचर पता है ऐसे बोल देता पीछे की, अरे वीडियो में बोल देगा भाई देख लूंगा तुझे, मतलब उस तरीके की भाषा पे ये लोग तू तड़ाक पे भी आ जाते हैं। तो ये हमारे में भी है कि जितने भी पुराने टीचर हैं, वो हम एक लड़ाई भी अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी चीज पे उंगली उठा रहे हैं, तो वो हंसी मजाक के स्तर तक रहेगा। हम कह भी जाएंगे अपनी बात
और वो भी कभी ये नहीं कि भाई तुम कैसे इतने हुए, और वो लिहाज हम अभी भी करते हैं। और वो अच्छा भी लगता, कभी कभी तो गर्मी गर्माई होनी चाहिए, वो अच्छा भी लगता है थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब आज के टीचर्स में क्या हो गया कि ये डर हमारे अंदर भी आ गया कि यार ये कल को तू तड़ाक पे आ जाएगा, हमें पता है कि ये उस लेवल तक भी गिर सकता है, तो हमें उतना गैप मेंटेन रखना पड़ता है। क्योंकि आज ऑनलाइन की दुनिया बिल्कुल अलग हो गई है। वो अपनी तरफ से ही कहानी बना के, जैसे हम फिर भी सच पे थे कि अगर कुछ बोलेंगे किसी का तो सच ही बोलेंगे, ये नहीं कि कहानी बना के आज मैं बोलने लगूं अरे गोपाल का 2000 तेरे ने, तो मुझे पता, कुछ भी कहानी बना के बोल दो। लेकिन हमारे अंदर इतनी अभी भी सत्यता बची है कि नहीं हम जो होगा वही बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के बोल देंगे कुछ भी। लेकिन आज दौर अलग है। इस पे ऑफलाइन में कह भी रहता, जब आप और मैं ऑफलाइन में खड़े हुए थे, भाई अभिनय भाई ने एक बार टाइम पे ऐसा था, मेरे पास कॉल किया था कि यार जयदीप इतना पेटीएम में, तो एक बार ये पैसे का जुगाड़ करते, पेट्रोल नहीं है। अच्छा, एक्सयूवी थी व्हाइट कलर की आपके पास। आज मैं अगर इस बात को बताऊं और अभिनय सर खुद खड़े होकर बताए कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, कौन यकीन कर रहा है भाई? सही बात। क्योंकि इसलिए कई दुख बंदा बता ही नहीं पा रहा है, अपना स्ट्रगल क्या बताए। बच्चे कई बार पूछते हैं भाई अपना स्ट्रगल बताओ, क्या वो जो गोपाल सर कैसे स्ट्रगल किया, बोलो भाई बोलेंगे यार मैंने क्या क्या किया। इनका संघर्ष तो कम है भाई, ये तो शुरू से अच्छा कमा रहे थे। अरे कहाँ ऐसा, इनका और उनका क्या संघर्ष तो पता है ना। अच्छा सर का संघर्ष नहीं बताया आपको? भाई इनका संघर्ष हमारे बुरा होने से पहले खत्म हो गया था। वो सोचो ना 2010 में इनका संघर्ष खत्म हो गया था, आपने 2016 से 16। अरे केबीसी नहीं बनाया ना, केबीसी में जैसे ज्यादातर लोग आते हैं ना, देखो मैं बहुत गरीब था, मैं ये यही सोचते हैं हम, भाई स्ट्रगल सबका है अपने अपने लेवल। लेकिन चलो गरीबी के बाद अमीरी आ जाए तब तो ढंग से रहो, कपड़े उपड़े धुल लो, दाढ़ी वाड़ी बटा लो, थोड़ा एक लेवल तो रखो बे। बेहतर थोड़ी क्या गरीब लोग, मतलब कमाल की बात है कि गरीबी बोल के कब अमीर हो गए बताइए, गरीबी बेच के कब अमीर हो गए बताइए। चलो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। आज हम जिन लोगों को भी ये कहते हैं ना कि वो बहुत सस्ता कोर्स बेच रहे हैं, इसीलिए मैथ में कंट्रोवर्सी होती है, इसलिए तो मैथ के टीचर्स में इसीलिए कंट्रोवर्सी होती है, इसीलिए होती है। हाँ इसीलिए। मुझे मैं वही स्टार्टिंग में पूछा कि क्या है कंट्रोवर्सी, क्या सच में वो कंट्रोवर्सी है जिसे हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आपके इंग्लिश में क्या होता है पता है कि जैसे अगर अंकुल सर ने कुछ बात कह दी और भले वो गोपाल सर को कह दी और गोपाल सर को पता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो आप दोबारा लौट के उसको वीडियो नहीं बनाओ। हमारे में क्या है कि अगर मैंने किसी के गलत तो चल के आएगा जब तक अपने गलत को सही साबित नहीं कर। और फिर गणित खाना में क्या है, ना मानने की जिद है और अपने आप को सही मानने की जिद है। वो एक ईगो है, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है कि वो ये मानते ही नहीं। जैसे मेरे ऊपर ही कोई कहे कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मुझे लगे, मैं सोचता हूँ अच्छा यार हो सकता है कि मैं गलत हूँ। इसमें एक थोड़ा सा सब्जेक्ट का सर क्या फर्क है सर? फर्क है, हमने ना इंग्लिश को लैंग्वेज की औकात तक रखा हुआ है। ओके तुमने ग्रंथ बनाया, की घात सीख खता कर दे आपने सर, गणित को बनाते अपना लट। हाँ मेरा अलजबरा लगे तेरा भाई। और नहीं चलो अलग थोड़ा बहुत हो तो मान भी लिया जाए, नहीं है फिर भी कहना और गलत है। लेकिन सही है यार, मार्केट में गर्मी गर्माई देखो, मैथ्स का बड़ा योगदान है, माहौल बना, ठीक है, माहौल बना के रखता है मैथ बच्चों के एंटरटेनमेंट जरूरी भी है। मैथ्स जरूरी हुआ करते थे मुखर्जी नगर में, जब ऑफलाइन चरम पर था, तो पता नहीं बच्चे बता रहे थे, उन्होंने क्लास में कभी ऐसे कहते पाइथागोरस पागल था, क्या पता नहीं आर्यभट्ट कहते पागल था, उसको मैथ्स नहीं आती थी। तो मैथ्स वालों को ये तो जलवे हैं, आज चल नहीं है यहाँ आज वही बताओ क्या कह जाए, उंगली उठा रहा है के टीचर्स है तो जलवे है, मैं उनको वही बोलना यार कुछ भी नहीं है। अच्छा बताओ, पढ़ा भी नहीं रहे होंगे? समझ गया मैं, नहीं पढ़ा तो रहे, पढ़ा है मैथ्स वालों को तो ये देखो कहाँ पर जाके पढ़ाते हैं, मतलब कहाँ पर खड़े होकर पढ़ाते हैं कि आर्यभट्ट भी बावला था, उसको बावला मेहनत नहीं आती थी। और ये A+B के होल स्क्वायर को भी अपना बता रहे हैं कि ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। बट तरीकों का योगदान तो है। मैं ये मानूंगा कि SSC में जो टीचर्स हैं, चाहे मैं हूं चाहे और भी लोग हों, उन्होंने आसान तो बनाया है गणित को। आसान तो आज से 10 साल पहले गणित इतनी आसान नहीं थी। देखो मेरी अगर नजरों से देखा जाए ना तो मैथ्स में आप जितने भी अच्छी मेहनत जो कर रहे हैं टीचर सर, आपने बच्चे के समय को बचाया है, स्टेप्स स्किप करा कम कराएं, बिल्कुल। मतलब जो 4 स्टेप्स का क्वेश्चन था आप उसको 3 में 2 स्टेप्स बिल्कुल करते हैं। इंग्लिश में यार पहली वीडियो इनको पता है जिसका है इसे हालतू वीडियो वायरल भी वहीं से किए रहे हैं सर। वो माइक भी अपना तो वो तार वाला बोया। मैं जानता हूं सर कि इंग्लिश में क्या है ना, अंकुल सर ने लॉजिकल समझना सिखाया, जयदीप सर ने समझने को आसान बना दिया, आपकी सरल भाषा में समझना शुरू कर दिया, ठीक है।
बच्चा फंस कहाँ जा रहा है सर? बच्चा फंस रहा है दिखावे में। जो जितना ज्यादा दिखावा कर गया वो बच्चे को उतना ज्यादा लंबा उलझा गया। उस जाल से आप बताओ कैसे बचा जाए? बच्चे को बचाना है, टीचर को बचाना है? सर बचा नहीं सकते। और वो मेरे को वो समझाओ ये एडवांस की यार, मेरे को सच में जेन्युइनली कई बार, आपको पता है ऑफलाइन है मेरा, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अब ऑफलाइन में खड़ा हूँ, जेन्युइनली ना कई बार बच्चा कोने में ले जाके उनको, सर पता है क्या सर, टीचर है मैथ्स के, हाँ मैं ला इसकी एडवांस की इतनी वीडियो, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, सर मैं क्या करूँ? एक की 350 भी है भाई, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है भाई। एक की कोई 100 है, कोई उसको 80 में भी कर रहा है, कोई 200 में भी कर रहा है, कि मैं क्या जवाब दूं? क्या सर अब आप तो ये कहो कि क्या आप उतना पढ़ पाओगे, और आपका पेपर जब तक है तब तक पढ़ लोगे? आप दोस्त किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए लास्ट की 6 से 7 महीने की तैयारी मैटर, कोई भी ऐसे पहले का तो याद ही नहीं रहा। आप अगर उस 6 से 7 महीने में भी अपने चारों सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं खत्म कर पा रहे हो, तो यार उससे लंबा रिटर्न से तरीका होगा भी नहीं आपका सेलेक्टेड, तो वही है। तो ये जो इतने, मैंने आपको बताया ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 2017 तक पढ़ा रहे थे तो 17 के PYQS, फिर 18 आ गया तो 18 के PY, ICR हुआ तो उसको शामिल कर लिया। ये अंतर है बेसिकली। जैसे मैं आपको अपनी बता रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ पूरा लाइव, आपको पता है मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने मान लेते हैं आज से 6 महीने पहले SI पढ़ाया था। SI में एक टाइप है, तो उस टाइप में मैंने क्या किया था, 2024 और 23 के आए हुए सवाल ले लिए थे, अगर आए थे तो, नहीं आए थे तो मैंने 22 के ले लिए। अब मान लेते हैं मैं उसे 25 में पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 25 में पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2025 CGL प्री में कोई इसमें सवाल आया तो मुझे पता चलता है 2 सवाल हैं, तो मैं उन्हें हटा देता हूँ, इन्हें डाल देता हूँ। ओके, बढ़िया। ये हम करते हैं। और हम अब एक और चीज इसमें फिर क्या करने लगे, अब हमें लगा कि बच्चा कहता है कि जी आपने कम पढ़ा है, तो अब हम क्या करने लगे, वो वीडियोज तो हमारे पास है पिछले साल वाले, अच्छा वो डाल दी। हम क्या करते हैं, उनका बनवाते हैं DPP सर क्वेश्चंस की, उसके नीचे उन सवालों को कट करवा के डलवाते हैं यूट्यूब पे अनलिस्ट करके। तो वहां से लिंक जनरेट किया, तो बच्चों को कह दिया कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसी पे और सवाल करने हैं, पुराने भी आए हुए, तो तुम्हारी मर्जी है। जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे को तो देना ही 4 साल बाद है, तो उसका तो इलाज करना है, तो उसको हम DPP पकड़ा देते हैं कि फकत 150 क्वेश्चन और वीडियो सॉल्यूशन के साथ है, तेरे को सॉल्यूशन के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये चीज है। तो हमें सिलेबस तो अभी भी वही 6 से 7 महीने में खत्म करना पड़ेगा, और अगर बच्चे को सिलेक्शन तक पहुंचा, क्योंकि यार मैथ्स में 30 क्वेश्चन आए तब भी वही भोकाल है। और कई तो किताबें बढ़ गई, तो टॉपिक वाइज भी ले आएंगे थोड़े दिनों में किताब, टॉपिक वाइज आने वाली। 30 रुपए का और 30 रुपए का यार सुनो मेरी बात, ऐसे मन हो कहीं टीचर्स का आ रहा है ना, इसलिए आप ऐसे इल्जाम मतलब भाई मेरे को नहीं पता है भाई मेरे को पता है किसका क्या है। मैंने बस ये ताना कसा था, अगर आ रहा है तो पता है भाइयों, हमारा अंकुल सुरवाली, हमारा टेंस बैंक को सीडीएस भाई टेंस है, टेंस मेरे कहीं आ रहा है नहीं है। हाँ सीजीएल वाले टेंस करा दो। तैयारी करने आए हो, ये प्रेजेंट है, आप तैयारी कर रहे हो, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आप तैयारी करते रह जाओगे, ये फ्यूचर है। तो भाई देख लो आपको क्या करना है। हमने ये एक चिट रखी थी कि इंग्लिश का थोड़ा सा कंपटीशन करें। पढ़ने लिखने की आदत बच्चों को डालनी चाहिए। इंग्लिश अच्छी करनी है, मतलब अगर पढ़ने तो पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए, लिखने की भी आदत डालनी चाहिए। आजकल PDF पे जमाना आ गया ना, तो बच्चों को लिखने की आदत नहीं है। खुद से नोट्स, अगर आपको वोकैब सही करनी है तो लिखने वही मैं कह रहा था कि लिखो तो सही, हिंदी मीडियम वाला लिखे, बना रहा है क्वेश्चन, स्पेलिंग्स के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी आप लिखने की आदत डालोगे तो इसमें डालने ठीक होंगी। मैं तो सर इतना जिद्दी हूँ, मैंने आज तक का रिकॉर्ड, मैंने PNG नहीं दी क्लास की। अच्छा, बच्चे को मुझे 3 से 4 क्लास में उसे बनाता रहता हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट की मिल रही हैं। मैं PNG नहीं, मैंने जिंदगी का रिकॉर्ड आज तक की एक बैच की भी PNG नहीं दी है। तो क्लास नोट्स बनाने के लिए तो लिखेगा नहीं तो क्या करोगे, क्लास नोट PNG नहीं देनी तो नहीं देनी। लिखने में रिवीजन भी हो जाता है, अपना जो पढ़ा है उसने उससे रिलेटेड कोई डाउट कंफ्यूजन होता है आएगा, अपना रजिस्टर है, रिवाइज भी कर पाएगा, कहाँ यूं करता फिरेगा यार। सर क्या 100% ग्रामर सीखना संभव है या जरूरी है SSC के लिए आपके हिसाब से? लेवल होते हैं, आप अपने लेवल की सीख सकते हो। मतलब देखिए, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो हम किस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। 100% तो किसी चीज का कुछ है ही नहीं। हर एक चीज लगातार नई हो ही रही है, उसमें एक्सप्लोरेशन चल ही रहा है, चाहे लैंग्वेजेस हो चाहे नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। तो 100% तो न कोई आज तक पढ़ पाया, ना कभी पढ़ पाया। बट आप अपने लेवल के हिसाब से, आपका सिलेबस जो है ना, उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। आप किस पर्पस के लिए लैंग्वेज सीख रहे हो। कुछ लोग इंग्लिश सीखते हैं एकेडमिक एग्जाम्स के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए सीखते हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए सीखते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, UPSC एग्जाम्स। कुछ एग्जाम्स होते हैं उसमें MCQs होते हैं, जैसे SSC के, ये सब। तो एक सिलेबस होता है, आप उस सिलेबस को तो 100% कर ही सकते हो। अच्छा, आप तीनों में से सबसे ज्यादा, वैसे तो इसका आंसर सबको पता है, किसको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर हूं?
स्ट्रिक्ट में तो मेरी तरफ से ये सबसे स्ट्रिक्ट थी। इसका आंसर तो बहुत बहुत सरल, बहुत सरल। वो मैं बस ये सोच रहा था, मैं सर कह रहे नहीं भाई दादी मैंने। अच्छा, अगर आपको इनसे कुछ सीखनी हो एक चीज, तो आप क्या सीखोगे? अंकुल सर बेसिकली टीचर्स टीचर हैं। जैसे एक वर्ड मैं बता रहा हूँ कि किंग और एम्परर में फर्क होता था सर। किंग एक नॉर्मल किंगडम का रूलर है, और जो किंग है वो एम्परर। वो एम्परर। तो भाई अंकुल सर जो है वो, सर देखो आप ये नहीं, ये सच्चाई है। बयानबाजी, पर ये सच्चाई है। ये टीचर्स टीचर हैं। टीचर उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को भी पढ़ाया है। पढ़ाया है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, यहाँ के अलावा जितने टीचर्स बैठे इन्हीं से पढ़े भाई, इन्हीं के स्टूडेंट। वो इतना अच्छा कर रहे हैं सब लाभ में, बहुत बड़ा तो ये बड़ी बात है। ये बड़प्पन है भाइयों का, नहीं सच बचपन की बात नहीं सर, ये बड़प्पन है भाइयों का। ऐसा नहीं, बस मेहनत करते हैं थोड़ा सा, सच बहुत मेहनती हैं। और वो तो ये हाल तो तब है जब इन्होंने 7-8 साल मेहनत उतनी की नहीं, दूसरी दिशा में कर ली है। ये कब सीएम बन जाए किसी को पता नहीं भाई। रहने दे। अच्छा, आपको इनसे कुछ सीखना पड़े तो क्या सीखो? नहीं सर, सिवाय हेयर स्टाइल से। सर इनसे जयदीप सर से मैंने बहुत सीखा है। फिटनेस पे ध्यान देना। पहले मतलब जैसे मेरा वेट था करीब 84, अब मैं 74 पे चल रहा हूँ, और लगभग पूरे के पूरे सप्ताह में 4 दिन का मतलब मेरा अपना योगा वगैरह जो भी एक्सरसाइज है, ड्रिल्स हैं, सब कुछ वो मैं अपना करता हूँ। लेकिन वही बड़ी बात है कि आप 40-49 साल की उम्र में भी अभी इतने यंग लगते हैं, इसमें ये बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, और मुझे लगता है जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके यहाँ पे भी, जैसे कोई गांव में आया बुआ का लड़का टाइप, जैसे उसने थोड़ी इंग्लिश बोल दी तो मोहल्ले की सारी लड़कियां वो ये वाला, तो क्या इंग्लिश है उस तरीके का पैरामीटर की मान लिया जाए कि इंटेलिजेंट होगा? मतलब इंग्लिश बोलने वाले को ऐसे समझा जाता है यार। हमारे घर में अभी भी मतलब, अरे उनका लड़का 5 साल में इंग्लिश बोलता है, क्या बात। इंग्लिश आपके लिए नए डोर्स तो ओपन करती है। हाँ, जैसे आपको नॉलेज भी हो, नॉलेज जो है ना वो इसी लैंग्वेज में अवेलेबल ही है। ज्यादातर बेहतरीन किताबें आप देखोगे तो वो ऐसी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी जो ज्यादा पॉपुलर हो सके, ज्यादा नहीं कहा तो चैट जीपीटी आ गया, किसी भी किताब को कहोगे इसका हिंदी में सार बना के दे दो तो सर अगर लैंग्वेज में, मैं एक बार करेक्ट करूंगा, लैंग्वेज में अगर देखेंगे ना तो चैट जीपीटी से बड़ा ब्लंडर कोई है नहीं है। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी, चाहे दुनिया भर के एआई टूल्स हैं, डीप सीक लो, कोई भी लो, हम सब पे देखते हैं सर। क्योंकि अगर मुझे आज के वक्त के हिसाब से चलना है तो मुझे भी देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ब्लंडर है उस जोन में एआई वाले टूल पे अगर आप ट्रस्ट करेंगे, और एआई की बेस पर अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो सर मैं सोच रहा हूँ फिर आपके जमीन रह रहे हैं, आप भाग रहे हो। फिर वो तब कर सकते हो जब आपने उससे रिलेटेड पहले बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ चुके हो और आपको पता है नहीं ये गलत है, तो उसमें से क्रीम छाट लोगे आप। लेकिन उसको नौ AI की से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाँ, उसको AI की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई आपके हिसाब से कितना सही है? ये आपको नहीं लगता कि अब एआई अपडेट नहीं हो पाएगा? मेरा ऐसा मानना है। नहीं यार, चैट जीपीटी 4 लो, क्योंकि एआई अपडेट कैसे होगा जब हमारा दिमाग इतना स्लो हो जाएगा? हमने एआई बना दिया, खुद एआई पे डिपेंड। अब फोन आपका स्मार्ट है, आप स्मार्ट नहीं है। आपके पास टूल स्मार्ट है, आप स्मार्ट नहीं है। ठीक है, आप इन टूल्स को जितना कम यूज करोगे आप उतने ज्यादा स्मार्ट हो जाओगे। बुक्स आज भी अवेलेबल हैं। पहले कितने फोन नंबर्स याद रहते थे, हाँ, आज लोगों को अपनी पत्नी का नंबर याद नहीं है। बड़ा मुश्किल, क्योंकि फोन इतना इजीली अवेलेबल हो गया। तो ये क्या सही इवैल्यूएशन बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? सही तो क्या, गलत, टोटली गलत है। रीजनरेशन है सर। लाइफ कंफर्टेबल हो गई है, पहले मुकाबले इजी हो गई है, तो उसका फायदा भी है। लेकिन जहां पर उन चीजों का यूज नहीं करना, वहां नहीं करना चाहिए। एआई ठीक है, कहीं पर आपके लिए हेल्पफुल है तो उसका फायदा लो, लेकिन लर्निंग में लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। जैसे मोबाइल हमने इसीलिए लिया था कि फायदा होगा वहीं पे लेंगे, लेकिन हम वहां पे तो अब इतू सा ले रहे हैं, बाकी मोबाइल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा। सर मुझे याद है इसीलिए शायद आज टाइम इतना कम पड़ रहा है और टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ रही है। जब हम पढ़ते थे सर तो आर भार्गवा की डिक्शनरी आती थी। हाँ, तो उसके अंदर जब रहेगा सर, उसकी तो हम उसमें कोई वर्ड ढूंढते थे ना, तो जैसे एक वर्ड मैंने देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, डिटेल देखी, हिंदी देखी, मजा आया। उसी पेज पर नजर इधर उधर भी पड़ जाती थी ना, देखते थे, तो उस वर्ड को भी हम अलग से एक व्हाइट पेपर लेते थे सर, उस पे उन 2-3 वर्ड्स को लिखते थे, बड़ी अच्छी। तो वो हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होता था, बड़ा अच्छा लगता था सर। अब तो वो दिखती नहीं है डिक्शनरी किसी के पास सर अब तो खत्म होगी, बहुत सारी खत्म हो गई। गूगल जवाब दे देता। ओएलडी मेरे पास 2 अभी भी हैं डिक्शनरीज, और मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ तो हाइलाइटर या पेन के बगैर नहीं पढ़ता, मैं हमेशा मार्क करके अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ। अच्छा, आप अभी इतनी उम्र में भी पढ़ते, तो आप बच्चे ही नहीं है तो पापा कब तक पढ़ते रहोगे? और उनको पता है मेरा काम यही है, पढ़ना पढ़ाना।
एक्चुअली सर नीचे अंदावे के जो संस्कार हैं बच्चे को जो दिए जा रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है आपके पेरेंट्स को ये करना और चीजें हो गई, बिलिंग किट ने धैर्य खत्म कर दिया। आज हम कोई भी सामान खरीदना हो तो अमेजोन बाद में देखेंगे, हमें लगता है कि ये 7 मिनट में ही मिल जाए, भले उस चीज की जरूरत सच मायनों में 7 मिनट में नहीं है, नहीं, लेकिन पता नहीं हमारे दिमाग ट्रेन हो गया है, हमारे दिमाग को शायद इससे सेरोटोनिन मिल रहा है, डोपामिन मिल रहा है, हमें अच्छा लगता है कोई सामान तुरंत आ गया। तो ये जितने भी टूल्स हमने अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए किए हैं, तो भाई ज्यादा लगता है कि ये मुश्किल बना रहे हैं जीवन को। और जुडिशियस यूज लेना चाहिए उनका, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे फायदा उठाना चाहिए, नहीं तो थोड़ा घूम फिर के भी आओ, अपना मार्केट में जाओ, जो पाने देखो। वही हर चीज से ये भी तो है कि ये हो नहीं पाता है कि जो चीज जितने फायदे के लिए बनी है हम उसका उतना ही फायदा उठाएं, ये नहीं हो पाता है। नहीं, हम में तो फिर भी समझ है, हम तो उठा लेंगे, बच्चा क्या करेगा आज का। बच्चा क्या करेगा? अच्छा, मुझे नहीं पता प्राइवेट स्कूल पे क्या बोले यार क्या नहीं बोले, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे सामने प्राइवेट स्कूल है, हाँ। मुझे पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता दिखता उसमें। देख तो सुबह सुबह डुम 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 बच्चा आ रहा है, आधे पौने घंटे डुम डुम हो रही है, तो अंदर तो कोई पढ़ नहीं रहा होगा। अब न्यू ईयर आना तो न्यू ईयर की तैयारी चल, फिर कुछ आ जाएगा उसकी तैयारी, फिर मकर संक्रांति की चलेगी, फिर क्या दे क्या है, फिर गर्मियों की छुट्टियां, फिर जैसी सर्दियों में खुलेगा 15 अगस्त आ जाएगा। फिर जिस दिन वो बच्चा आपकी क्लास में आएगा वो कहेगा सर एक बार ना बताओ सिलेबस कब तक खत्म होगा। उसमें हम तो आने वाला वो देख रहे बेसिकली हैं। सर हम लोगों का तो वजूद ही तभी बढ़ा जब सरकार का फेलियर है। हमारी क्या जरूरत थी? कोचिंग इंडस्ट्री की जरूरत ही क्या है? आप सोचिए, कोचिंग इंडस्ट्री 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां बना गई सिर्फ किसी असफलता से कि स्कूलों में अच्छा नहीं पढ़ाया गया। तो ये कब तक चलेगा सर? आप बताओ, आप तो सरकार का हिस्सा बनोगे? ये क्यों है? इसकी जरूरत क्यों है? आप बताइए। शैलो में अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये वजह। एजुकेशन का स्टैंडर्ड और अपॉर्चुनिटीज जो है ना, वो सब जगह इवन नहीं है, इक्वल नहीं है। कोचिंग उनको इक्वल कर दे रही है, सब जगह नहीं है। जिनको जरूरत है अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है। नहीं सर, ये तो फिर हीन भावना में लेके आ लेना कि भैया लड़का ट्यूशन पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं कमजोर रह जाऊंगा, प्रेशर आता है। नहीं नहीं, यहाँ पे हमारी कमी है, हम लोग उन बातों को करते नहीं क्योंकि उनसे हमें फायदा नहीं है। अब मैं एक बात और करता हूँ, देख लेना रखनी है वीडियो में कि नहीं, क्या आज भी ऐसे कैंडिडेट्स नहीं है जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं? बहुत होंगे, एसएससी में, बैंकिंग में, डिफेंस में, यूपीएससी में, तमाम होंगे हैं, तमाम ऐसे होते हैं, ठीक है, जो बिना कोचिंग के सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि अभी न्यूज़पेपर आप लोगे तो पहला पेज, दूसरा पेज, फ्रंट पेज, नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग के, लेकिन पूरा उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, ठीक है, और फोटोज, टॉपर ये टॉपर वो। तो ये कोचिंग इंडस्ट्री को ग्लोरीफाई इतना किया जा रहा है कि लोग अपने पे भरोसा कम करके कोचिंग पे ज्यादा कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि हम अपने बच्चे को सही गाइडेंस दें, इसका सही टाइम टेबल बनाएं, इसकी मॉनिटरिंग करें, ये इसको कोचिंग में 2 थियरीज हैं। तो ये ग्लोरिफिकेशन इतना हो रहा है। एक बात तो जिस बच्चे को अपने आप भी प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी, अब इसका इम्प्लीमेंटेशन तू आईआईटी जेईई में खुद कर, लेकिन तुझे प्रैक्टिस बैच भी चाहिए, तुझे मॉक टेस्ट भी चाहिए, तुझे हर चीज का वीडियो भी चाहिए, एक चीज तुझे क्रैश कोर्स भी चाहिए। तो बच्चा जब बिल्कुल हाथ पकड़ के चल रहा है तो उसका दिमाग खुलेगा। आज तक आपने कितने ऐसे कैंडिडेट्स का पॉडकास्ट या इंटरव्यू किया है जिन्होंने बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिए? करना पड़ेगा भाई, ये बात बड़ी बात करो तो लोगों में मन जाएगा। कैंडिडेट्स हैं ये मोटिवेट होंगे कि हाँ भाई अपने सही तरीके से स्ट्रेटजी बना के सही कंटेंट फॉलो करके अपने आप सिलेक्शन लिया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा सर, मैं यहाँ अब बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे अगर मुखर्जी नगर जाना है तो मेरे पास गाड़ी का एक ऑप्शन है, ओला का एक ऑप्शन है, पैदल भी जा सकता हूँ सर, मैनुअल रिक्शा से भी जा सकता हूँ, और अगर मैं कहूँ ई रिक्शा से भी जा सकता हूँ, मेट्रो से भी जा सकता हूँ। आखिर में बच्चे के पास या मेरे पास एक चीज आती है, मैं अपना समय कैसे बचा सकता हूँ। हाँ, अब समझिएगा सर, मैं तैयारी करना चाहता हूँ सर, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये सेलेक्टेड हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, मैंने इनसे सलाह ली, इन्होंने कोई कोचिंग का जिक्र नहीं किया, इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे से यहाँ तक इतना पढ़, यहाँ तक इतना पढ़, यहाँ तक इतना पढ़, फिर अपडेट कर, जो दिक्कत आए मैं बैठा हूँ, वो भी सिलेक्शन ले सकता है। अब कोचिंग बेसिकली राह आसान बना रही है बच्चा है जिसको पता ही नहीं है। वैसे जो वाकई इन्होंने वही तो कही कि कोचिंग के कि वो अनइवन वाला चक्कर है, अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो बच्चा फिर वो राह अपने आप बना ले, अपने आप ऑप्शन कहाँ है उसके पास। बात ये है, मेरे पास इस समय अगर मेट्रो की अवेलेबिलिटी नहीं है, ओला उबर नहीं है, तो नेचुरल सी बात है सर, फिर मैनुअल रिक्शा। मैं अपना बताता हूँ, मैं जब तक गाँव में था, दिल्ली नहीं आया था, तब तक मुझे CGL SSC नाम भी नहीं सुने थे, पता भी नहीं था। एक बच्चा ऐसा है जो एक ऐसे माहौल में है, शहर में है, या उसके परिवार में कलेक्टेड लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब में, कोई यूपीएससी में, कोई किसी में, तो उसको गाइडेंस मिल रहा है, घर से ही मिल रहा है।
क्या पढ़ना है, क्या रूटीन होना चाहिए, इंटरव्यू कैसे देना है, सारी गाइडेंस उसको घर से मिल रहा है। एक बच्चा गाँव देहात पढ़ने में अच्छा, लेकिन उसके पास गाइडेंस नहीं, अब वो कहाँ जाए? तो कोचिंग उसके काम आती है, बिल्कुल कोचिंग उसके लिए रिसोर्स जहां पे जाता है। लेकिन सरकार ने तो कोचिंग इतना को रोकने बुरा काफी नहीं है काफी कोशिश की थी, जैसे IIT जेई के अटेम्प्ट्स कम कर देना कि भाई आप 12th के साथ दो और एक बार और। बहुत तो सारे कोचिंग्स का क्या हुआ कि लोगों ने 11th से कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दी, 10th से ही। हम ये कह रहे हैं कि सरकार कोचिंग खत्म करने के बजाय अगर फोकस इस चीज पे ज्यादा करे कि स्कूल एजुकेशन को अपडेट कर दिया जाए और अच्छा बना दिया। सर वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। आप एक बार मेरे को एक चीज समझाओ सर, एक भाई है पर्सन ए, उसने अपनी जीवन में गलती की, क्या वही गलती मैं करके अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस लूं? नहीं, उसकी गलती से सीखना है। तो टीचर कौन, आज कॉम्पिटिटिव लेवल का टीचर कौन है? वो ये बता दे रहा है। सर ने लाखों स्टूडेंट्स पढ़ा लिए हैं सर, तो सर ने लाखों स्टूडेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट देखा कि इन चीजों की वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। नहीं, गवर्नमेंट जॉब में तो ठीक है चलो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो कोई ग्रेजुएशन में नहीं करेगा। हमारा मतलब जो हम बात कर रहे हैं कोचिंग की, वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं IIT जेई की, जहाँ पे सिर्फ 12th बेस्ड आ रहा है, ये सब चीजें। सर ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, आपके पास भी इंटरव्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जिनकी उम्र 19 या 20 साल होती है और गवर्नमेंट जॉब वो पा लेते हैं। तमाम बच्चे हैं। और एक ऐसा भी बच्चा आता है जो बेचारा 26 की रेंज में जा चुका है और फिर गवर्नमेंट जॉब लगती है। आपका दिमाग कैलकुलेट करता है बेटा तू 7 साल लेट है, 7 साल की सैलरी अगर काउंट करें ना, एक महीने की 80,000 सैलरी है, तो एक साल की 1,40,000, मोटा माटी 7 लाख भी अगर तुम कमा रहे हो तो तुम 7 गुना 7 लगभग 50 लाख खो बैठे हो। बिल्कुल। कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि एक जीवन पर्याप्त नहीं है, सभी अनुभवों के लिए औरों के जीवन से भी सीखना सिर्फ बिल्कुल। और वही चीज है कि कोचिंग आपको बताती है कि जो चीज आप शायद 1 साल में 1.5 साल में खुद से कर पाते वो आपको 7 महीने में होगी। लेकिन भरोसा करे, मैं इसमें ना एक एग्जांपल लूंगा उसका। हरियाणा की बच्ची है, उसने जस्ट फर्स्ट ईयर में वो गई थी, CHSL फॉर्म भरा, पढ़ी, उसका रैंक 21 था। उसके वो भी और उसके दोनों भाई भी, 3 पढ़ रहे हैं मेरे पास, एक ही बैच से पढ़ रहे हैं और सारा कैरेबिल से वो सारा कोर्स लेके पढ़ रहे हैं। अब उसमें उस बच्ची का सिलेक्शन हो गया और उसके जो 2 बड़े भाई थे उनका CHSL भी नहीं हुआ, उनका CGL भी नहीं हुआ, क्योंकि भाई साहब लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। तो लाइब्रेरी में आपको पता है गप्पे भी होंगे, गेड़ियां भी लगेंगी, चाय पानी भी चलेगा। वो घर पे बैठी है, चुपचाप बैठ के पढ़ रही है और उसने जस्ट स्कूल किया है। तो स्कूल में जो डिसिप्लिन था, जो 12th से पहले हम पेपर से पहले 2-3 महीने पढ़ते थे, वही लहजा उसने कोचिंग में डाल दिया। अब टीचर ने बोले बेटा ये करना है, ठीक है सर, ये करना है, नोट्स बना, पूरा फॉलो करती चली गई। तो उसको कितनी हेल्प मिल गई। जिसको समझ भी नहीं है वो आई किनके साथ है मिलने के लिए, 2 भाइयों के साथ। वो बच्ची इतनी है कि घर से बाहर अभी निकली भी नहीं है, आना जाना भी नहीं आ रहा है। ये ऐसी बच्ची, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा बच्चा आप ऐसी वाली लाइब्रेरी वो कभी दुरुपयोग कर रहे हैं। लाइब्रेरी का मतलब होता था जहाँ पे किताबें रखी है वहां जाके पढ़ लो। हमने तो अपने रूम पे रह के तैयारी की, बेड पे लेट के पढ़ रहे हैं, जब नींद आई तो थोड़ा सा आग लग गई, फिर तुरंत पढ़ने में। 12th फेल मूवी सब ने देखी है सर। मैं और सर बताओ आप, क्योंकि मैं 12th फेल को बेंचमार्क नहीं मानता। वही है। सारे के अंदर मैं वो समझा रहा हूँ क्या है वो। उस फिल्म में मोस्ट ऑफ द पार्ट, वहां चाय की एक दुकान है, मुखर्जी नगर में ही है वो, ठीक है, शायद अंकुल सर जहाँ आपकी क्लासेस होती थी वहीं वो चाय के कॉर्नर है, वहीं मोस्टली UPSC SSC के बच्चे चाय पीते हैं। मूवी का अधिकतर शॉट वहां लिया गया है और वहां इनडायरेक्टली ये दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा ज्ञान कोचिंग से बाहर चाय की टपरी पे दिया जाता है। बड़े बड़े भैया जो 8-8 साल में जिनका खुद सिलेक्शन नहीं हुआ, लोग आएंगे उनके पैर छुएंगे, अरे भैया कह रहा हो क्या हाल है जुड्डू, वो इस तरीके से बातें करेंगे जो बहुत बड़ा डैमेज है सर। और वो बताएंगे मैंने 8 मेंस लिखे, 14 इंटरव्यू दिए, फर्जी में कहानी बन रही होती है। जयदीप सर ने बीच में बात कही ना कि आपने कहाँ पढ़ा, किससे पढ़ा, को लाइब्रेरी में पढ़ा, घर पर पढ़ा, उससे ज्यादा मैटर करता है आपकी हैबिट्स, डिसिप्लिन था कि नहीं था। अगर हैबिट्स और डिसिप्लिन सही नहीं है तो आप मुखर्जी नगर आके भी कितने फेलियर यहाँ पे और क्या लगाते हैं, अपना टाइम खराब करते, टाइम नहीं करते, ठीक है। अगर आपकी आदतें सही नहीं, आप डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, आप डिसिप्लिन में रह सकते हो, आदतें अच्छी तो घर पे भी कर लोगे, और अगर वो नहीं है तो फिर आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ लो। ये बिल्कुल हम चारों ने ऑफलाइन पढ़ाया है, तो आप देखते होगे कि कई बार डेमो में हम लोग शकल पढ़ लिया करते थे कि इस बच्चे को, अरे भाई ये 100 है। और जरूरी नहीं फिर उसका CGL में हो, वो कोई ना कोई एग्जाम निकाल देता कि भाई सर मेरा मेट्रो में हो गया, तो वो और पता है आज क्या भी बच्चे को। आज भी सर ये चीज है ना, भगवान की दया से अभी भी सभी टीचर्स में है। आज बच्चे के कमेंट्स को सीरीज में देख के भी टीचर बता सकता है ये कौन सी टाइम में कर देंगे, कौन सी लाइन में, बिल्कुल ये सही बात है। वापस दोबारा तैयारी की लाइन में आएगा, या फिर एकदम एक बच्चा आ रहा है सर क्लास में कमेंट लिख रहा है, सर कल की PDF नहीं मिली, सर कल की PDF नहीं मिली। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ,
चीज समझा रहा हूँ सर, कल की पीडीएफ नहीं मिली तो मेरी साथ में रहते ना मैं इतने टॉपर्स का कर चुका हूँ और वो कहते हैं सर मैं आपको उस वाले बैच में था। 99.99% मैंने पूछा है ना कि भाई कमेंट करते, सर मैं कमेंट नहीं करता। कमेंट नहीं कर, ये बच्चा सेलेक्ट कौन बोलता है अभी रैंक 5 का लिया सीपी, सर मैं कमेंट नहीं करता था, मैं पढ़ा लाइव लिख कोई नहीं, किसी ने वो कमेंट नहीं करते। कमेंट करने वाला बच्चा तो डिस्ट्रैक्ट है, वो देख ही नहीं रहा कि यार अगर फोन ये रखा है, फोन ये रखा है, अपने हेडफोन लगाए हैं, आप नोट्स बना रहे हो और क्लास कमेंट कैसे करो, कमेंट कैसे कर लोगे? वो जो आ रहा है कमेंट जेन्युइन है, चलो ठीक है, जेन्युइन हो गया, चाहिए ऐसा हो गया, वो कैसे चलो हाल चल लेने आ रहा है तो भैया आप सबसे यही बोलेंगे कि तमीज में पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, करोड़ों की जबानी है, क्यों इसे 20 गज के कमरे में इसी तरीके से सुलगाते रहोगे, लाइब्रेरी की छोटी सी कुर्सी पे बैठ के कब तक अपनी कमर और गर्दन तोड़ते रहोगे? इससे अच्छा है कि अगर पढ़ने की सोच ही ली है तो पढ़ लो, और अगर लगता है कि नहीं पढ़ना है तो इस पैसे को किसी धंधे में लगा के कोई धंधा बनाओ। मतलब जो भी आपको लगता है कि ये करना है वो करो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं तो मैं रिया के चक्कर में दिल्ली जा रहा हूं या मैं रिया के चक्कर में लाइब्रेरी जाता हूं। तो आज आप रिया के चक्कर में हो, कल को जिसकी नौकरी चली लग जाएगी, रिया उसके चक्कर में कब हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सिलेक्शन लेने वाले के पास विकल्प नहीं होता सर। वही आपने अगर ठान लिया है तो एसएससी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बहुत छोटा सा एक एग्जाम है, थोड़ी सी मेहनत करोगे निकल जाएगा। ईमानदारी हर जगह मांगी जाती है, चाहे आप कोई धंधा कर रहे हो, चाहे आप किसी संघ में जाके सेवा ले रहे हो, हर जगह ईमानदारी की अपनी वैल्यू। चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप राजनीति में जाने का सोच रहे हो, चाहे ये जिम करके अपनी बॉडी बना रहे हैं, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये बिना जिम जाए बॉडी बन रही होगी या ये कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हो। यहाँ भी डिसिप्लिन होगा। यहाँ भी ऐसे नहीं है कि ये लड़के 50-50 साल में आज इस तरीके से चमक रहे हैं। ठीक है सर आपके बारे में बोला बारिश। तो भैया कुल मिला के ईमानदारी, कंसिस्टेंसी, जो आज हम कहते हैं कंसिस्टेंसी यानी कॉन्फिडेंस। आज सर कॉन्फिडेंस का तो जो बच्चे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, उसकी एक वजह तो सबसे बड़ी मोबाइल भी। जब भी आप टाइम वेस्ट करेंगे, जब भी, चाहे हम दोस्तों के साथ कर लीजिए 2 घंटे, आपको एक फ्रस्ट्रेशन आता है। हम लोगों को भी आता है। हम लोग मोबाइल पे या कहीं ऐसी जगह बैठ जाए, लाइक जैसे अब हम आपका इंतजार कर रहे थे इतनी देर से, ये दोनों हमें आ रहा था फ्रस्ट्रेशन, बट अब ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम ये नहीं करते ना, अभी ये वीडियो नहीं करते, तो शायद हमें और आता है कि यार बैठे भी रहे और नहीं हुआ। तो बेसिकली जो फ्रस्ट्रेशन या जो कॉन्फिडेंस लूज होता है वो होता है काम ना करने से। आप अगर चीजों को टालोगे तो आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं लोगे। आप 4 घंटा पढ़ के देखो ना कॉन्फिडेंस को बता तो और मन करेगा पढ़ने करेगा। और पढ़ के भाई लिखने की आदत डाल लो। मैं ये जरूर ऐड करूं, कॉन्फिडेंस तो आएगा ना जब आप अपनी अचीवमेंट देख पाओगे। मैंने इतनी चीजें प्रैक्टिस कर ली, रियलिटी में देखो, मोबाइल में हाँ उसी में हवा में आंसर है, हवा में बीच में मलाइका आ गई, अर्जुन आ गए, यही सब चलता रहता। तो कुल मिला के ये अभी जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो और हम आपके कमेंट देखते हैं, उस हिसाब से मैं आपकी जितनी कम तारीफ करूं उतनी ज्यादा है। ठीक है, वो तारीफ आपकी तब होगी थोड़ा सा, और बीच बीच में अपने आप को मापना कि आप सही दिशा में हो या नहीं। जैसे लाइक हम जब किसी के घर भी जा रहे होते हैं और बहुत टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, लोगों से पूछते हैं तो लोग हमें बता देते हैं कि बीच में लाल मकान आएगा। तो अगर लाल मकान नहीं आता तो हमें पता लग जाता है कि हम सही रास्ते पे नहीं। तो ये जो मॉक टेस्ट देने का आपको बताया जाता है, ये मॉक टेस्ट का स्कोर बताता है कि मैं सही रास्ते पे हूँ। मैं ऐसे भी तमाम लोगों को जानता हूँ जो लगातार पेपर से 1 दिन पहले तक मॉक में 110 स्कोर करते रहे और फिर सीजल देके आए सर शिट इस बार भी नहीं हुआ। आपको तो खुद सोचना है कि कैसे होता। आज तो मॉक में 110 कर पा रहे थे। तो आपको कहते हैं ना कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी नहीं पालनी है। गलत उम्मीदों के साथ जिंदगी नहीं जी जाती कि भाई आपको मालूम है कि ये लड़की आपसे बात करना नहीं चाहती है, आपके साथ बैठना नहीं चाहती है, आप फिर भी ये सपने पाले हुए हैं, रोज कोशिश करते हैं, उसी में रोज लाइब्रेरी जाते हैं, उसी को ताकते रहते हैं। कोई मतलब नहीं है। गलत उम्मीदें हमेशा दुख की वजह बनती है। तो गलत उम्मीदें मत पालिए, मेहनत करिए, और वो मेहनत जब तक दिखेगी नहीं तब तक आप सिलेक्शन तक कभी नहीं पहुंचेगी। तो मेहनत दिखती कैसे? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं, तो आपको ये पता भी लग जाता है कि आप इस लायक हैं या नहीं। जैसे मान लेते हैं भले आपके मॉक में 110 आए, लेकिन आपको पता लग जाता है कि अरे 20 नंबर तो मेरी इस छोटी सी गलती की वजह से आए, ये तो मैं सुधार लूंगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो ये सब चीजें पढ़ते रहिए। बाकी हमने बस इसी तरीके से ये वीडियो बनाया, और इस वीडियो में जितनी भी खराब बातें हैं वो हम एक भी नहीं काटने वाले, मैं बता रहा हूँ। सब डालेंगे, एडिटेड डालेंगे, जिसको भी करना है कर लेना, लेकिन काटेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।